तो आज के पॉडकास्ट में हम लोग 4 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कैसे केकेआर ने एसआरएच को ह्यूमिलिएट करके फाइनल्स में एक कदम रख लिया है एंड दे आर जस्ट 1 गेम अवे नाउ फ्रॉम विनिंग द टाइटल। देन विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट गेम जो कि आज होने वाला है, आरा वर्सेस आरसीबी का जो एलिमिनेटर गेम होने वाला है। उसका डिटेल में एक प्रीव्यू निकालेंगे, पता लगाएंगे किस टीम के जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं। देन विल टॉक अबाउट मुंबई इंडियंस एंड बात किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, इनके पूरे सीजन का ना रिव्यू होगा। पता लगाएंगे क्या वो ऐसे 5 रीजंस थे जिसके वजह से मुंबई इंडियंस इतना बुरा खेली इस सीजन में, एकदम डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे। एंड फाइनली हम लोग प्रीमियर लीग के सीजन को भी रिव्यू करने वाले हैं। एक बहुत ही रॉ रिएक्शन होगा मेरा। मैं यूजुअली बहुत ज़्यादा नोट्स बनाता हूँ, बट इस सेगमेंट के लिए मैं पर्टिकुलरली जानबूझे कोई नोट्स नहीं बनाए। तो ये बहुत ही एक कैजुअल चिल्ड आउट कॉन्वर्सेशन होगी इस सेगमेंट में। एंड चारों टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग होने वाले हैं, तो उसी नोट पे इस पॉडकास्ट को शुरू कर देते हैं। तो ऑफ कोर्स विल स्टार्ट विद केकेआर वर्सेस एसआरएच। और ये जो एनालिसिस होने वाली है, मैं पहले से ही एक वार्निंग देना चाहता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा एकदम ब्लेटेंट ट्रूथ्स बोलने वाला हूँ यहाँ पे, जो कि शायद कुछ लोगों को पसंद ना आए, चाहे वो केकेआर के लिए हो चाहे वो एसआरएच के लिए हो। आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट वी स्टार्ट टेकिंग क्रिटिसिज्म इन अ पॉजिटिव वे एंड स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम इट। क्योंकि मैंने देखा है रिसेंटली ना, हर टीम की फैन बेस ही ऐसी होगी, उनको कुछ भी बोल दो ना ज़रा सा उल्टा, तो उनको लगता है कि उनको ऑफेंडी करने के लिए बोली हुई है। तो मैं पहले से ही वार्निंग दे रहा हूँ, वॉच द वीडियो टिल द एंड, पूरे पॉइंट्स सुनना और उसके बाद अपने थॉट्स शेयर करना, ठीक है। अगर हम लोग स्टार्ट करें टॉस और पिच से, ये जो पिच थी ना, अभी बड़ी इंटरेस्टिंग एक केस है यहाँ पे। इट वॉज अ मिक्स सॉइल पिच, रेड और ब्लैक सॉइल के मिक्सचर से ये पिच बनी हुई थी। एंड ये शायद आई थिंक ये मिक्स सॉइल पिच वाली ही वर्ल्ड कप फाइनल में भी यूज़ हुई थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये इस पिच पे इस दिन पे क्या कंडीशंस थे, बिकॉज डे टू डे भी मैटर करते हैं कंडीशंस। पहले थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से समझाऊंगा, फिर एकदम डम डाउन कर दूंगा। क्या था ना, पिच का जो सेंट्रल एरिया था वहाँ पे बहुत ड्राइनेस थी। ड्राइनेस क्यों थी? बिकॉज ऑफ कोर्स अब गर्मी आ गई है तो घास सूखने लग जाएगी, मिट्टी जो है सख्त होने लग जाएगी। बट बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटीज ऑफ रेन, अपेरेंटली इस पिच को 1-2 दिन से कवर्स के अंदर रखा गया था फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द डे, जिसके चलते हुए थोड़ा बहुत मॉइस्चर ट्रैप्ड था पिच के ऊपर। और उसके चलते हुए जो फुलर एरियाज थे, गुड लेंथ के आगे के एरियाज टुवर्ड्स द बैट्समैन, वहाँ पे थोड़ी बहुत डैम्पनेस थी। अब आप सोच रहे हो कि भाई ये इतनी पता नहीं कौन सी भाषा बोल दी, समझ में ही नहीं आया, इसका सिंपल मतलब क्या है? सिंपल मतलब ये है, विकेट काफ़ी हार्ड थी, एकदम रॉक सॉलिड विकेट थी, विच मेंट इट वाज अ ग्रेट बैटिंग सरफेस। बट द फैक्ट कि थोड़ी ड्राई थी और थोड़ी डैम्प भी थी कुछ जगहों से, इट मेंट देयर विल बी सम परचेज फॉर द बॉलर्स एज वेल। तो एक इवन कॉन्टेस्ट हमें थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता था, स्पेशली इन द फर्स्ट इनिंग्स। सेकेंड इनिंग्स में ड्यू वगैरह भी आ जाती है एंड अंडर द लाइट्स थोड़ी बैटिंग करना आसान हो भी जाता है। तो टॉस ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं था, कुछ डिफरेंस तो क्रिएट करके देना ही था। बट एज आई सेड इन द प्रीव्यू एज वेल, ये सेफर ऑप्शन था ऐसी पिच बनाने का, ना एग्जैक्टली वही हुआ। सो आई वॉज हैप्पी दैट वो प्रेडिक्टेड लाइन्स पर ही पिच बनी थी। एंड सो दिस मेंट कि यार अगर बैटिंग सरफेस है, इनिशियली थोड़ा परचेज मिल सकता है, बिकॉज डैम्पनेस जो है वो तो कुछ टाइम के बाद हट जाएगी ना, जब हवा से सब सूख जाएगी पिच तो हट जाएगी डैम्पनेस, और फिर बाद में ड्यू भी आएगी। तो आई थिंक चेज ही करना चाहिए टॉस जीत के, इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है। बट नाउ स्टार्ट्स द प्रॉब्लम विद एसआरएच इन दिस गेम। मैंने एक रिसेंटली स्ट्रीम करी थी जिसमें मैंने कहा था कि, बाय द वे अपने थर्ड चैनल पे हमने स्ट्रीम करी थी, वो ब्रो स्पोर्ट्स लाइफ के नाम से, जिनको नहीं पता है। वहाँ पे हम लोग डिसाइड करे थे कि कौन बेस्ट कैप्टन रहा है। तब वो लीग स्टेज ऑलमोस्ट खत्म होने वाली थी, तब तक खत्म नहीं हुआ था ग्रुप स्टेज पूरा। एंड वो हम लोग कंक्लूजन पे आए थे पूरी चैट के साथ कि यार आई थिंक अभी श्रेयस अय्यर, पैट कमिंस, ये दोनों ही टॉप 2 हैं। एंड वी वुड बी कीपिंग श्रेयस अय्यर एट द टॉप राइट नाउ, बिकॉज उस टाइम पे एसआरएच का टॉप 4 भी कंफर्म नहीं हुआ था। एंड यू आर डिस्कसिंग हाउ अगर एसआरएच सेकंड आ जाती है ना और केकेआर फर्स्ट होती है, तो भी हम पैट कमिंस को फर्स्ट पे रखेंगे एज द बेस्ट कैप्टन, बिकॉज एसआरएच की टीम में उतने बैलेंस्ड रिसोर्सेज नहीं थे जितने केकेआर के पास है। सो पैट कमिंस वुड हैव डन अ बेटर जॉब। एंड नेचुरली हम लोग उस कंक्लूजन पे आ भी गए थे जब एसआरएच ने सेकंड फिनिश करा। बट भाई अगर ऐसी कप्तानी करनी है ना जैसे आज करी है, तो फिर इससे बेटर है कि श्रेयस अय्यर को ही वो क्राउन दे दो अभी से। सारे एसआरएच फैंस को ये जानना जरूरी है कि आज पैट कमिंस की कप्तानी एकदम लो क्लास थी, डिसीजन मेकिंग एकदम पैथेटिक थी। टॉस जीत के बैटिंग करने का क्या सेंस था मुझे समझ में नहीं आ रहा।
एंड ये जो पैट कमिंस ने टॉस जीत के बैटिंग करने का डिसीजन लिया है ना, ये पैसिवली ना खुद की बुराई करना है। आप पैसिवली ये सिग्नल भेज रहे हो ओपोनेंट को कि हमें पता है हमसे पहले बैटिंग ही होती है, हम चेज नहीं कर सकते। जबकि पूरी दुनिया के सारे एक्सपर्ट्स सामने आंखों से देखोगे तो पिच सब चीज तुम्हें इंडिकेट कर रही है कि टॉस जीत के चेज करो। इतना बड़ा एडवांटेज था एसआरएच के पास टॉस जीतने का, उन्होंने फिर भी वो गवा दिया पहले बैटिंग करके। श्रेयस अय्यर मुझे पहली बार खुश दिखा टॉस हार के कि भाई हमें तो करनी थी बॉलिंग, हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, टॉस हार गए तो हमें तो जो चाहिए था वो मिल गया। आई थिंक एसआरएच ने पहले जो मेजर गलत कदम रखा है वो वहीं पे रख दिया। ठीक है, इसके बाद चलते हैं लाइनअप्स पे। तो दोनों ने लाइनअप सेम रखी हुई थी एंड दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम। भाई मैं थक गया बोल बोल के, ये विजयकांत को खिलाने का क्या पॉइंट है? आई थिंक इसमें तो एसआरएच फैंस भी एग्री करेंगे, इससे अच्छा तो मयंक मार्कांडी को खिला के एक फॉरेन स्लॉट फ्री अप कर दो ना। और मैं पिछले 2-3 मैचेस के प्रीव्यू से बोलता आ रहा हूं कि मार्करम को आई थिंक वापस लेके आना चाहिए। आज दिख गया क्यों लाना चाहिए था, आज दिख गई वो चीज, तो वाई नॉट। ये क्या ऑब्सेशन है कि ना ग्लेन फिलिप्स खिलाना है ना मार्करम खिलाना है, हम बॉलर्स में एक वो फॉरेन प्लेयर और ऐड कर देंगे, क्या पॉइंट है उसका? आर यू नॉट ट्रस्टिंग अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स और ट्रस्टिंग देम विद सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी? कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा ये। आई थिंक यहाँ पे पैट कमिंस का फिर से ही पिक्ड द रॉन्ग कॉम्बिनेशन। सनवीर सिंह एज एन इंपैक्ट प्लेयर क्या सेंस बना रहा है? उनादकट क्यों नहीं आ रहा टीम के अंदर? द टीम सिलेक्शन वॉज इक्वली बैड। ये दो चीजें जो कि मैच शुरू होने से पहले पैट कमिंस ने एज अ कैप्टन गलत कर दी थी एंड केकेआर को जबरदस्ती एडवांटेज दे दी हम। अब आते हैं पहली इनिंग पे। अगर आपने टॉस जीत के बैटिंग करने का डिसीजन लिया है प्लस द रेपुटेशन दैट यू होल्ड, आई थिंक एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग सम फायरवर्क्स। मिचेल स्टार्क दूसरी बॉल पर डंडा मारता है ट्रेविस हेड का। अभी अर्शदीप सिंह पे भी ऐसे ही आउट हुआ था वो पहली बॉल पे। फर्स्टली मिचेल स्टार्क का मैंने खुद कितना वो कहा है कि ये जितने भी लोग मजाक उड़ाते हैं 25 करोड़ के मीम बना के, वो एकदम सही बोल रहे हैं। बिल्कुल बनने चाहिए मीम्स भाई, अगर ऐसी परफॉर्मेंस दोगे तो बनने चाहिए। बट साथ में ये जानना भी जरूरी था कि, एंड आई नो दिस इज अ स्टीरियोटाइपिकल स्टेटमेंट, बट ये है भाई, पता नहीं क्या ये ऑस्ट्रेलियंस का जब भी नॉकआउट गेम आता है पता नहीं कैसे परफॉर्म कर देते हैं भाई। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी सॉ। मिचेल स्टार्क ने इस पूरे ग्रुप स्टेज में इस सीजन के 14 मैचेस में पावर प्ले वाले ओवर्स में पूरे 14 मैचेस को मिलाकर 3 विकेट लिए थे, और इस मैच के पावर प्ले में अकेले खुद 3 विकेट ले लिए, इक्वल कर दिया पूरे पिछले 14 मैचेस का। तो क्या तो तुम कहोगे, एंड देयर इज नो एक्सक्यूज ऑफ द पिच, नो एक्सक्यूज ऑफ द पिच। ट्रेविस हेड जिस तरीके से आउट हुआ है, नीतीश रेड्डी जिस तरीके से आउट हुआ है, अभिषेक शर्मा जिस तरीके से आउट हुआ है, तीनों विकेट पावर प्ले में गिरे थे। सबके सब विकेट्स गिरे हैं बॉलर्स के ब्रिलियंस की वजह से या फिर बैट्समैन का वो ओवर एग्रेशन दिखाने की वजह से। अब बैट्समैन के ओवर एग्रेशन को मैं ब्लेम नहीं करूंगा। आई हैव ऑलवेज सपोर्टेड एसआरएच whenever they have gone with all guns blazing कि यार हमें यही अप्रोच से खेलना है, हम निडर होकर खेलते हैं। मुझे सबसे अच्छी बात ये एसआरएच की वही लगती है, और इसको भी मैं और भी डिफेंड करूंगा आगे एज ए मूव फॉरवर्ड कि एसआरएच ने क्यों ये चीज़ सही करी है। बट हाँ, इसका डाउन साइड ये कि कुछ मैचेस में ये काम नहीं करेगा, एंड कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम लोग इस सेगमेंट के एंड में भी मैं बात करूंगा इसके बारे में दोबारा, कैसे एसआरएच को इस चीज़ से डरना नहीं चाहिए। आई स्टिल सपोर्ट देम एंड व्हाट दे वर डूइंग, बट फॉर नाउ दिस डिड नॉट वर्क आउट। ठीक है, ट्रेविस हेड की जो बॉल थी वो तो पूरा मूवमेंट ही एयर में था, एंड देन ऑफ द पिच था, उसमें स्टार्क के बिलियन से उसमें पिच का कोई खेल नहीं था। अभिषेक शर्मा जिस तरीके से आउट हुआ, उसने विकेट थ्रो करा है, उसमें 1 सेकेंड बॉलर या पिच का कोई लेना देना नहीं था, कैच भी अच्छा पकड़ लिया। नीतीश रेड्डी को जो बाउंसर मारी है 1 सेकेंड, इट इज द पेस एंड द ब्रिलियंस ऑफ मिचेल स्टार्क। तो देयर इज नथिंग टू ब्लेम ऑन द पिच। ये बैट्समैन के लैक ऑफ एप्लीकेशन में कमी रह गई, या लैक ऑफ एप्लीकेशन था बेसिकली। इंटेंट जैसा था मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, एप्लीकेशन में कमी रह गई, कोई बात नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। बट वी सी कि पावर प्ले के अंदर 45 रन बनते हैं सिर्फ, ये इट इज अनहर्ड ऑफ फ्रॉम एसआरएच दिस सीजन, एंड 4 विकेट गिर जाते हैं। स्टार्क खुद 3 विकेट लेता है, दैट वॉज क्रेजी। एक बंदा था राहुल त्रिपाठी जो कि एक एंड से टिका हुआ था, and I'll talk more about Rahul Tripathi and how impressed I am with him. But पहली बात तो श्रेयस अय्यर भी एज अ कैप्टन, द डिसीजन टू गिव स्टार्क द 3rd ओवर, पीपल हैव डिसरिस्पेक्टेड श्रेयस अय्यर टू मच दिस सीजन। सारा क्रेडिट जो है गौतम गंभीर को दे दो, हार रहे हैं तो फिर श्रेयस अय्यर अच्छा कैप्टन नहीं है। नहीं भाई,
It is high time that we recognize how great Shreyas Iyer has been with the field setups and the bowling changes. Plus टीम का एनवायरनमेंट जो है, बैटिंग में फ्लेक्सिबिलिटी जो है, वो तो गिवन है ही. बट आई थिंक कप्तानी का एक जो सबसे बड़ा रोल होता है वो फील्ड पे जब वो खुद होता है तब निकल के आता है. And he has been top class. There's a reason why KKR is in the finals right now, in the most dominating fashion ever. So I think Shreyas Iyer deserves a lot of credit there. वैभव ने अभिषेक शर्मा का विकेट लिया, बट जो सेकंड ओवर था वो बहुत एक्सपेंसिव था. वंस अगेन वैभव की ये प्रॉब्लम रही है कि वो एक नए ओवर में एकदम ही स्लिप अप कर जाता है हर मैच में. रिगार्डलेस यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्लासन जो है वो 4th डाउन पे आता है, नंबर 6 पे आता है. काफ़ी लेट आया बैटिंग करने के लिए. एंड इसका रीज़न वही था कि आपकी जो मिडिल ऑर्डर था वो इतनी जल्दी पावर प्ले में एक्सपोज हो गया कि यू वांटेड टू सेव क्लासन फॉर द स्पिनर्स. सो वहाँ पे भी आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद SRH मैनेजमेंट और द थिंकिंग टैंक. आई थिंक वो सही डिसीजन लिया SRH ने. बट KKR इतना स्मार्ट थी ना. नोटिस हाउ इस बार वरुण चक्रवर्ती से पहले 10 ओवर में बॉलिंग कराई ही नहीं भाई. पहले 10 ओवर में उससे एक ओवर नहीं कराया. श्रेयस अय्यर रियलाइज कि स्टार्क की अच्छी बॉलिंग चल रही है, पेसर्स को इतना अच्छा कैरी मिल रहा है, जो मैंने कहा था ना सेगमेंट के स्टार्टिंग में कि परचेज मिलेगा आपको विकेट से, बॉलर्स को भी, इवन दो इट इज़ अ ग्रेट बैटिंग विकेट. उसका फ़ायदा उठाते हुए उसने स्पिनर से पहले 10 ओवर में ज़्यादा बॉलिंग कराई नहीं. आई थिंक सब नारायण ने 2 ओवर डाले थे शायद, बाकी 8 के 8 ओवर सब पेसर्स से थे. हर्षित राणा ने बॉलिंग करी, रसल ने भी बॉलिंग कर दी वरुण चक्रवर्ती से पहले आके. वरना यूजुअली अभी क्या हो रहा था रिसेंटली कि वरुण चक्रवर्ती और नारायण दोनों पावर प्ले से बॉलिंग करना शुरू हो जा रहे थे. तो यू सी द अडेप्टेबिलिटी दैट ही शोड मैच और पिच के कंडीशंस के हिसाब से किसको कब बॉलिंग लाइनअप में लेके आना है. ये बहुत इंप्रेसिव लगा मुझे. ठीक है, नेक्स्ट फेज की बात करते हैं. और ये गेम फर्स्ट इनिंग्स में ऐसा था ना, हर फेज में गेम चेंज हुआ है. पहला फेज क्लियरली केकेआर ने पूरा डोमिनेट करा है. सेकेंड फेज क्लियरली SRH ने डोमिनेट करा भाई. एंड दिस इज वाई आई वुड गो ऑन टू से द फैक्ट कि SRH ने 6 से 10 ओवर के बीच में जो डोमिनेशन दिखाया है, इट शोज एंड इट प्रूव्स कि जो एक सेइंग होती है ना कि यार एक टीम बड़ी अच्छी है लेकिन आज इसका दिन ही नहीं था, कि कुछ भी क्लिक नहीं करा इसलिए हार गए, वो एक्सक्यूज नहीं है SRH के पास आज. जिस तरीके से क्लासन और राहुल त्रिपाठी ने मिडिल ओवर्स में बैटिंग करी है, बहुत बड़ी चीज़ थी वो. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट राहुल त्रिपाठी अ बिट. 6 से 10 ओवर के बीच में 47 रन आते हैं. दैट्स ऑलमोस्ट 12 रन एन ओवर आफ्टर लूजिंग 4 विकेट्स. एंड इसमें राहुल त्रिपाठी और SRH की बहुत तारीफ करना चाहता हूँ. मुझे लगता है पर्सनली कि यार SRH ने 4 विकेट गंवाने के बाद भी अपना इंटेंट को नहीं छोड़ा. ये मुझे बहुत इंप्रेसिव लगी ये चीज़. एंड ये वही चीज़ है जो कि मैं बिना नाम लिए समझ जाओ किसकी बातें कर रहा हूँ. कई बहुत सारे बड़े प्लेयर्स हैं जिनके स्ट्राइक रेट के इश्यूज हो रहे थे, तो आई थिंक उनको भी इसी बात पे क्रिटिसाइज करा जा रहा था कि मॉडर्न T20 है ही ऐसा. इवन इफ यू लूज 3-4 विकेट्स यू विल स्टिल हैव टू कीप गोइंग एट अ हाई स्ट्राइक रेट. हाँ, हर टीम के पास ये लग्जरी नहीं है जिस लेवल की लग्जरी SRH के पास है, बट इवेंचुअली T20 का फ्यूचर वही होने वाला है. सो व्हेन विल यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट? That was the whole point of the criticism for several big players that you would also recognize. And I was very impressed with SRH there. Middle phase में इन लोगों ने जिस तरीके से कमबैक करा है, क्लासन और राहुल त्रिपाठी ने, बहुत मज़ा आया देख के यार. बहुत ही एकदम ही इवन आउट कर दिया कॉन्टेस्ट. इनफैक्ट 10 ओवर के बाद तो 92 रन हो चुके थे एंड एक भी विकेट नहीं गिरा था. एंड ऐसा लग रहा था कि यहाँ से 200 भी बन सकते हैं भाई, आराम से बन सकते हैं अगर ये दोनों टिक गए तो. एंड देन अगले फेज में 10 से 15 ओवर के बीच में KKR फिर से वापस आ जाती है. ये म्यूजिकल चेयर्स चल रहे थे. एंड इसके बाद से फिर KKR गेम में SRH को वापस आने ही नहीं देती है, अपार्ट फ्रॉम अ शॉर्ट स्पेल जिसको भी मैं डिस्कस करूंगा. अगले 5 ओवरों में सिर्फ 33 रन आते हैं, 30 बॉलों पे 33 रन. इससे पहले 4 ओवर में 47 रन आए थे, 47 रन. तो आपने ज़्यादा ओवर खेल के 14 रन कम मारे. दैट वॉज अनरियल. एंड उससे बड़ी बात पता है क्या? 4 विकेट गिरा थे यहाँ पे. और 125 for 8 हो चुकी थी SRH बाय द एंड ऑफ द 15th ओवर. यहाँ पे गेम खत्म हो गया था, बिल्कुल खत्म हो गया था. अब ऐसा क्यों होता है? वरुण चक्रवर्ती आते हैं, आई थिंक 11th ओवर में आते हैं, आते ही क्लासन को आउट कर देते हैं. वेरी स्मार्ट प्ले वंस अगेन. नोटिस हाउ गुजरात का जो स्टेडियम है वहाँ पे स्क्वायर बाउंड्री ज़्यादा लंबी होती हैं. इंटाइसिंग क्लासन टू गो फॉर अ 6 हिटिंग स्क्वायर, सीधा नहीं मारने दिया, स्क्वायर मारने को फोर्स करा. दैट वॉज अ ग्रेट स्ट्रैटेजी. एंड वहाँ पे वंस अगेन अ गुड कैच बाय रिंकू एज वेल, बहुत इंप्रेसिव था वो भी.
उसके चलते हुए अब द प्रेशर नाउ वाज ऑन अब्दुल समद एंड राहुल त्रिपाठी। और अब यहाँ पे क्या होता है, अब्दुल समद भाई साहब हमारे आते हैं बैटिंग करने के लिए, आते एक छक्का भी मारते हैं मेरे ख्याल से नारायण को पहली बॉल पे, एंड उसके बाद वंस अगेन वी सी अ स्कूल बॉय एरर दैट रिजल्टेड इन अ रन आउट। अभी हमने शिवम दुबे को कॉल आउट किया था ऐसे, हमने शशांक के बारे में भी बात करी है, आई थिंक एक और रन आउट था आईपीएल में जिसको हमने डिस्कस करा था अभी, बट ये दो बहुत ही रिसेंट एग्जाम्पल्स हैं। चाहे वो दुबे ने जब रचिन रविंद्र को आउट कराया था, काइंड ऑफ सिमिलर चीज आज यहाँ पे हुई है। अब्दुल समद ने गली की तरह शॉट खेला। अच्छा, गली जिनको नहीं पता, गली वो फील्डर होता है जो कि विकेट के थोड़ा पीछे होता है, ठीक है। एंड क्रिकेट के बेसिक्स क्या होते हैं, जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे जो बैट्समैन खड़ा है ना, अगर विकेट के पीछे शॉट गया तो वो कॉल करेगा, क्योंकि उसको दिख रहा है बॉल पीछे कहाँ जा रही है। जिस बैट्समैन ने शॉट मारा है पीछे, उसके सर के पीछे है वो, तो उसको इतना अच्छा असेसमेंट नहीं मिलेगा। सिमिलरली अगर विकेट के सामने शॉट मारा है, मानो स्ट्रेट ड्राइव मारी है, तो कॉल स्ट्राइकर का होगा, क्योंकि उसको दिख रहा है वहां पे उस मोमेंट पे नॉन स्ट्राइकर के सर के पीछे बॉल जा रही है, तो उसको इतना आइडिया नहीं है। तो ये एक बेसिक होता है क्रिकेट का। एंड सो राहुल त्रिपाठी की वो कॉल थी, राहुल त्रिपाठी ने कॉल करा, वो एकदम सही कॉल थी, सिंगल हो भी जाता आराम से, बट आंद्रे रसल ने बहुत अच्छी फील्डिंग करी वहां पे, रिकग्नाइज दैट देयर इज केओस, सही एंड पे थ्रो करा, ग्रेट पीस ऑफ एथलेटिसिज्म फ्रॉम। एंड भाई ये इतनी रेयर बात है, पिछले साल तक आंद्रे रसल ऐसे डाइव मारता था, हमें लगता था घुटना गया, एकदम से क्या पता नहीं क्या हुआ है इसके अंदर कि एकदम से ठीक हो गया, भगवान जाने भाई। एंड अब्दुल समद वो बॉल देखते देखते भाग रहा था, फील्डर को देखते देखते भाग रहा था, सबसे बड़ी गलती है। शॉट मारने के बाद नॉन स्ट्राइकर को देखो, उस पर ट्रस्ट करो और एक कॉल पे भाग जाओ, कभी रन आउट नहीं होगे, बहुत रेयर होता है। वो भाई साहब देखते रहे उसको, एकदम से रुके, फिर सामने देखा राहुल त्रिपाठी भागने को तैयार है तो दोबारा भागना शुरू करा, और दूसरे एंड तक आगे, इतने में राहुल त्रिपाठी भाई साहब रन आउट हो गए हमारे। अब्दुल समद शुड हैव सैक्रिफाइस हिज विकेट इफ ही न्यू दैट ही वुड नॉट बी एबल टू सेव वन। सेकेंडली वो आउट हुआ सो हुआ, उसके बाद अब्दुल समद इतना इररिस्पॉन्सिबल शॉट खेल के खुद भी आउट हो जाता है हर्षद राणा की बॉलिंग पे। एग्जैक्टली वही काम करा है जो कि शिवम दुबे ने करा था आरसीबी वाले मैच में अभी जो रिसेंटली हुआ है, एग्जैक्टली वही काम था। वहां पे उसने रचिन रविंद्र को आउट कराया और फिर खुद आउट हो गया, एग्जैक्टली वही चीज थी, एंड इट किल्ड द गेम फॉर एसआरएच। हाँ, बीच में नारायण ने फिर एक वो सनवीर सिंह को बोल्ड भी मार दिया था, दैट वाज आल्सो अ ग्रेट विकेट बाय द वे। एंड भाई सनवीर सिंह को एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आप क्या करा के लेके आ रहे हो ना, वो बॉलिंग करता है, बैटिंग करता है, नंबर 8, क्या पॉइंट है। इससे अच्छा मयंक मारकांडे को इंस्टेड ऑफ विजयकांत खिलाओ एंड माकरम को लेके आओ बैटिंग में। आज तो उस लेवल का बैट्समैन की जरूरत भी पड़ती है, जो कि एंकर तो है बट एक बढ़िया स्ट्राइक रेट पे भी खेलता है इफ नीड बी। तो आई थिंक वहां पे कमिंस ने एक ट्रिक मिस कर दी। रिगार्डलेस लास्ट फेज पे चलते हैं, जो द लास्ट 5 ओवर्स। अब यहाँ पे देखो ज़्यादा रन नहीं आते, बहुत ज़्यादा रन नहीं है, आई थिंक 34 कुछ रन ही हैं। पॉइंट इज 2 विकेट बचे थे, क्या आपको इतने रन खाने चाहिए थे? केकेआर बॉलिंग पे देखो, आई थिंक ये 3rd टाइम हो रहा है इन द लास्ट 3-4 गेम्स की इन लोगों ने टीम को ऑल आउट करा हुआ है, 10 के 10 विकेट लिए हैं। तो केकेआर की बॉलिंग टॉप नॉच रही है एंड बहुत मुश्किल है कोई कमी निकालना, बट इफ देयर इज वन मिस्टेक इट इज दिस। हमने डेथ ओवर्स में इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन भी अच्छी बॉलिंग नहीं करी थी, वी डोंट वांट दैट मिस्टेक टू हैपन इन द फाइनल ऑल्सो। सिर्फ एक मैच की बात है। आई थिंक वो कमिंस ने जो एक्स्ट्रा रन ऐड करे वो बहुत वैल्यूएबल थे, वरना ये और गंदा ह्यूमिलिएशन होता। एंड वहाँ पे हमें कायदे से इनको 140 के अंदर आउट कर देना चाहिए था। मुझे लगता नहीं 140 ज़्यादा बनने चाहिए थे। तो केकेआर के लिए एक वो लर्निंग पॉइंट रहेगा बॉलिंग के मामले में, बाकी सब तो टॉप क्लास था। द वे दे केम बैक आफ्टर दोस 6 to 10 ओवर्स, वो ही बहुत एक्सेप्शनल था। तो मिडिल फेज से डोमिनेट करा, पावर प्ले तो डोमिनेट करा ही था। डेथ ओवर्स में आई थिंक दे कुड हैव डन बेटर, रन्स इतने नहीं खाने चाहिए थे, बट कुडोस टू पैट कमिंस भाई, रिवर्स स्वीप मार मार के रन मार दिए बंदे ने कुछ ना कुछ करके, एंड थोड़ी बहुत फाइट दे दी कैप्टन इनिंग्स देयर। बट नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड इनिंग्स। फर्स्ट इनिंग्स में वंस अगेन मिचेल स्टार्क एंड वरुण चक्रवर्ती वर द स्टैंड आउट्स फॉर श्योर। सेकेंड इनिंग्स में आते हैं, एंड एज वी हैड डिस्कस इन द प्रीव्यू, इन दोनों टीम्स की खासियत क्या रही है चेस करते वक्त। ये टीम्स पावर प्ले के अंदर गेम किल कर देते हैं, कोई स्कोप ही नहीं छोड़ते उसके बाद मोमेंटम का वापस आने का दूसरी टीम के लिए। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट गुरबाज एंड नारायण डिड। एंड भाई शाउट आउट टू गुरबाज
I don't care if he gets out early in the finals, but I'll say what I'm going to say right now. मुझे ना कभी इतनी टेंशन हुई ही नहीं कि सॉल्ट जा रहा है, पर्सनली बता रहा हूँ, ठीक है, इसे मैं पब्लिकली नहीं बोली, बट मुझे कभी इतनी टेंशन हुई ही नहीं. पता नहीं क्यों एक अजीब सा एक पता नहीं कॉन्फिडेंस था गुरबाज पे कि चल जाएगा. एंड ही लिव्ड अप टू इट. आई नो बहुत ज़्यादा रन नहीं मारे, बट ही डिड वॉट ही वॉज सपोज टू डू. पावर प्ले के अंदर KKR के 63 रन बनते हैं, वंस अगेन मोर देन 10 रन एन ओवर इन अ क्लच गेम. डोंट एक्सपेक्ट कि अब प्ले में हम लोग को वो 100 रन दिखते हुए मिलेगा. वो प्रेशर एक अलग चीज़ होती है, उससे रन थोड़े कम बनती हैं. इट वॉज अ ग्रेट स्टार्ट. अब बच्चे हुए 14 ओवरों में 100 से कम रन रह गए थे. अब चांस ही नहीं है मोमेंटम वापस आने का. क्या करेगा आदमी. गुरबाज अल्टीमेटली आउट हो जाता है. आई थिंक नटराजन भी आउट हुआ था, स्टेप आउट करके मार रहा था शॉट. प्लेड इन द एग्जैक्ट सेम वे दैट सॉल्ट वॉज प्लेइंग. कोई कमी महसूस होनी नहीं थी बंदे ने भाई. एकदम सीमलेस ट्रांजिशन. एंड दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन अ टीम इज डूइंग सो गुड. जब टीम अच्छा कर रही होती है ना, तो साथ के साथ वो नए प्लेयर्स भी अच्छा करने लग जाते हैं. वो रिदम और एक मोमेंटम और एक वाइब एक चीज़ होती है. इट डज एग्जिस्ट. एंड उसके चलते हुए गुरबाज प्लेड वेरी सीमलेसली है. मतलब कीपिंग भी बड़ी अच्छी करी, कोई फ्लॉज नहीं थे एज सच. बैटिंग भी अच्छी कर दी, स्टार्ट अच्छी दे दी. नारायण थोड़ा अप डाउन लग रहा था, बट पॉइंट वही है. अगर पावर प्ले के अंदर 10 रन पर ओवर से ज़्यादा कि आप रन रेट से खेल रहे हो ऑलरेडी, ही हैज़ डन हिज जॉब. वीसी पावर प्ले में तो हालांकि इतना कुछ था नहीं बोलने के लिए. भुवनेश्वर कुमार ने 3 ओवर डाल दिए, तीनों एक्सपेंसिव थे. पैट कमिंस खुद बहुत एक्सपेंसिव था, 15-16 रन खाए थे. नटराजन वॉज दी ओनली गाय दैट डिड वेल देयर. 2 ओवर में सिर्फ 10 रन दिए थे एंड विकेट भी लिया था एक. सो ही वॉज अ स्टैंड आउट वंस अगेन, अ गाय दैट परहैप्स वुड बी फीलिंग हार्ड डन फॉर द वर्ल्ड कप. बट नेक्स्ट फेज पे आते हैं. अगले 4 ओवरों में, 6 से 10 ओवरों में, हमने ये डिस्कस किया था, पूरे सीजन में हमने डिस्कस किया KKR के साथ, कैसे इन लोगों का जो मिडिल फेज का जो सिचुएशन जो आती है, वहाँ पे KKR की नेट रन रेट कह रहा हूँ, रन रेट थोड़ी ड्रॉप कर जाती है. दे स्टार्ट वेरी वेल, दे फिनिश वेरी वेल. बीच के फेज में थोड़ा स्लो पड़ जाते हैं, जिसके चलते हुए दे आर नॉट एबल टू अचीव द स्कोर दैट दे प्रॉब्ली कुड इफ दे कंटिन्यू विद द ट्रैजेक्टरी दैट दे स्टार्टेड विद द पावर प्ले. आज वो चीज़ हमें देखने को मिली है. अगले 10 ओवरों में, अगले 4 ओवरों में, 6 से 10 ओवर के बीच में 44 रन आते हैं. दैट्स 11 रन एन ओवर, एन इम्प्रूवमेंट ओवर द पावर प्ले. ठीक है. क्यों ऐसा होता है? नारायण जल्दी आउट हो जाते हैं इस फेज के अंदर. वी सी वेंकटेश अय्यर एंड श्रेयस अय्यर बैटिंग. वेंकटेश अय्यर ने आके जो पिटाई करी है इस फेज में पर्टिकुलरली, दिस इज प्रॉब्ली द बिगेस्ट पॉजिटिव फॉर KKR, which I mean to say is Stark and both the Ayyers. ये 2-3 ऐसे बंदे थे अपार्ट फ्रॉम रिंकू सिंह परहैप्स यू कुड से, जो कि इस टीम में अभी पूरे फॉर्म में थे नहीं, और तब भी ये टीम फर्स्ट पे थी. सॉल्ट चला गया. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट गुरबाज और एनी अदर गाय. यूजुअली सेटअप में क्या होता है, जब कोई बंदा सीधा प्लेऑफ्स में आ रहा है रिप्लेस करके किसी को जो कि बहुत अच्छे फॉर्म में रहा है, तो उस नए बंदे से फेयर नहीं होता एक्सपेक्ट करना कि वो सीधा वो हाइट्स रेप्लिकेट कर देगा. तो ऐसे में एक अच्छी टीम, एक चैंपियन टीम क्या करती है, जो बंदे अभी तक अच्छा नहीं खेल रहे थे ना, वो स्टैंड अप करके परफॉर्म करके देते. आज एग्जैक्टली वही तो था. स्टार्क, श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर, तीनों बंदे जो कि बहुत ज्यादा हॉट एंड कोल्ड रहे इस टूर्नामेंट में. आज व्हेन इट मैटर्ड, ऑल ऑफ देम डिलीवर्ड. इस फेज में वेंकटेश अय्यर, जिन्होंने विजयकांत की पिटाई करी है, यहाँ पे कुछ छोड़ा ही नहीं. वंस अगेन आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई मार्कांडे नहीं खेल रहे थे वहाँ पे. इट वाज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी. कमिंस की पिटाई करी है यहाँ पे. एंड देन जो अगले 3.4 ओवर्स थे, 10 से लेके मतलब जो अगली 15-20 बॉलें थी, इन 20 बॉलों पे KKR ने ऑलमोस्ट 60 रन बनाए. 60 रन ऑलमोस्ट, समवेयर बिटवीन 55 to 60 रन. तो रन रेट और कितना स्काई रॉकेट करा देख लो खुद. एंड इस फेज में डोमिनेंट था श्रेयस अय्यर. उस बंदे ने 50 मार के वेंकटेश अय्यर को भी ओवरटेक कर लिया. SRH तो इतना मतलब हार गई थी कि भाई ट्रैविस हेड से बॉलिंग करा रहे हैं. एंड वही मैच में अब ज्यादा और कुछ रहे नहीं क्या टैक्टिकली कवर करने के लिए. नाउ व्हाट आई वांट टू से इज, फर्स्टली SRH के लिए ऑलरेडी हैव पॉइंटेड आउट द मिस्टेक्स देयर. दिस वाज वन ऑफ द वर्स्ट shows by Pat Cummins as a captain this season. It is sad that it had to happen in a qualifier, but I am still backing SRH to make it to the finals and face KKR again. मैं अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि SRH कम बैक करेगी. आई होप दे डोंट डिसअपॉइंट मी, बिकॉज लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, इस मैच में मुझे SRH ने बहुत डिसअपॉइंट करा है.
मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत क्लोज और एक बहुत ही एंटरटेनिंग मैच होगा. SRH डिड नॉट लिव अप टू माई एक्सपेक्टेशंस एट ऑल. एंड जितने भी SRH फैंस हैं, आई होप दैट यू वुड लर्न फ्रॉम दिस. ऑनेस्टली एक्सेप्ट कि आज तुम आउटप्ले हुए हो. ईगो पे लेने की जरूरत है ही नहीं इस बात को यार. ईगो पे लोगे तो इंप्रूव कैसे करोगे? KKR ने पंजाब वाली डिफीट ईगो पे नहीं ली, इसीलिए इंप्रूव करी है. उसके बाद से इनकी बॉलिंग देख लो. आई थिंक इट इज हाई टाइम दैट द टीम एंड द मैनेजमेंट एंड द फैंस दे एक्सेप्ट कि हम लोग कंप्लीटली आउटप्ले हुए हैं आज के मैच में, ह्यूमिलिएट हुए हैं, शैटर हुए हैं. अब यहां से कमबैक कैसे करना है ये बताओ. और इसका सबसे बड़ा आंसर पता क्या रहेगा? कई लोग कहेंगे अच्छा ये चेंज कर दो, वो चेंज कर दो. मेरा मानना है एट द कोर ऑफ इट, हाँ वो एक दो चेंजेस टीम में कर सकते हो कि उनादकट को वापस ले आओ, मार्कंडे को खिला लो, मार्करम को खिला लो, ऐसा चेंजेस होंगे भी नहीं. द कोर ऑफ द आइडेंटिटी और द कोर ऑफ द टीम शुड स्टिल स्टे द सेम. If there is one thing that SRH did good in this game, and I applaud them for this, कि उन्होंने बैटिंग में अपना वो इंटेंट नहीं छोड़ा. और इस हाई रिस्क हाई रिटर्न गेम के खेलने का एक ये ड्रॉबैक है, कोई भी चीज़ दुनिया में 100% सक्सेस रेट के साथ नहीं आती है. तो इस अप्रोच के साथ भी एक ड्रॉबैक है कि फ्रॉम टाइम टू टाइम एक मैच ऐसा आया करेगा बीच में जहाँ पे तुम पूरी टीम में एकदम शैटर हो जाएगी. बट इट डज नॉट मीन दैट यू डिच the approach. It has been working for you. There's a reason why आप सेकंड पे थे इस टेबल पे. RR से आपने छीनी है वो पोजीशन. क्यों? बिकॉज ये अप्रोच आपके लिए काम कर रहा है, तो उसकी रिस्पेक्ट करो. डर के उसको छोड़ मत देना. बीच में छोड़ा था तो 2-3 मैचेस हारे थे. बैकिंग SRH टू रीच द फाइनल्स. एज फार एज KKR इज कंसर्न, भाई मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी है ना, एंड जिस तरीके से पूरा टूर्नामेंट खेला, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेटिंग टूर्नामेंट्स बाय एनी टीम इन द हिस्ट्री ऑफ IPL. वो नेट रन रेट बेस्ट एवर रही है. सिर्फ 3 मैचेस हारे हैं, ये भी बहुत रेयर होता है. टेबल टॉप करके अब प्लेऑफ्स में भी पहला प्लेऑफ जीत के फाइनल में आ गए, और किस तरीके से आए अगेंस्ट अ मॉन्स्टरस टीम लाइक SRH. जो टीम में फ्लॉज थे, जो 2-3 अंडर परफॉर्मिंग प्लेयर्स थे, वो भी परफॉर्म कर गए. यार KKR इज एक्चुअली प्लेइंग लाइक अ चैंपियन टीम. और ये अगर मैं KKR का फैन नहीं होता ना, तो भी ये चीज बोलता. एंड आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस और नॉट, बट अगर आप ऐसा खेल रहे हो ना, देन परहैप्स यू शुड बी डिसअपॉइंटेड इफ यू डोंट विन द टाइटल. अब तो फाइनल में आ गए, अब वो टाइम आ गया कि हम ये डिस्कशन करना शुरू कर दें. आई जेन्युइनली फील कि अगर ऐसा खेल सकते हो ना तुम, और खेल रहे हो पूरे सीजन में, इट विल बी अ डिसअपॉइंटमेंट इफ यू डोंट एंड अप विनिंग द टाइटल. लेट्स सी क्या होता है. बट KKR लुक्स टू गुड राइट नाउ यार. दिस even as a KKR fan, I think this is it feels too good to be true. This just feels too good. ऐसा हो सकता है क्या? रियलिटी इतनी अच्छी हो सकती है? ये क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में भाई. इतना डोमिनेट कोई कैसे कर रहा है? This team, if they win, it will definitely, go down in the discussion of the greatest team, IPL team of all time. वो मुंबई की 2020 की टीम ले लो, CSK की 2018 के आसपास की टीम ले लो, और आधा कई लोग तो आर्ग्यू करेंगे अर्ली 2010s की भी टीम बहुत तगड़ी थी CSK की. ये 2-3 टीम्स रही हैं ओवर द कोर्स ऑफ द IPL, और द कोर्स ऑफ द पास्ट 17 ईयर्स, जो कि टॉप टियर रही हैं, ग्रेटेस्ट टीम ऑफ ऑल टाइम की कंटेंशन में रही है. आई थिंक ये KKR की स्क्वाड उस कंटेंशन में जाएगी अगर इस साल IPL जीतते हैं तो. लेट्स सी क्या होता है. मूविंग टू द नेक्स्ट गेम नाउ. अब हम लोग बात करेंगे आरा वर्सेस RCB की, जो एलिमिनेटर वाला मैच होने वाला है. इसके प्रीव्यू करते हैं डिटेल में. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डाइव इनटू द पिच फर्स्ट. अब पिच, क्योंकि ये सेम जगह पे होने वाला है जहाँ पे अभी पहला क्वालिफायर हुआ था, आई एम एक्सपेक्टिंग द पिच टू बी द सेम नॉट इन द सेंस कि उसी पिच पे मैच होगा. आई एम नॉट इवन श्योर अगर ऐसा होने वाला है तो. इफ नॉट, द नेचर शुड बी सेम. क्या मतलब है नेचर से? बैटिंग विकेट होनी चाहिए, ठीक है. बैटिंग विकेट होगी, बट देयर विल बी सम परचेज फॉर द फास्ट बॉलर्स. अगर विकेट थोड़ी डैम्प रहती है, ड्राई रहती है, दोनों एक्सट्रीम्स की बात कर रहा हूँ, तो स्पिनर्स को भी हेल्प मिल सकती है. प्लस द लॉन्ग स्क्वायर बाउंड्रीज विल ऑल्सो हेल्प द स्पिनर्स. बट जो इनिशियल विकेट पे थोड़ा परचेज होगा ना पेसर्स के लिए, चाहे वो मॉइस्चर की वजह से स्विंग का हो, चाहे वो ऑफ द विकेट कैरी हो बॉल का,
थोड़ा बहुत तो देखने को मिलेगा। एंड ओवरऑल द विकेट शुड बी अ गुड बैटिंग सरफेस। 200 प्लस का टोटल हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए, अनलेस ये एकदम ही अब कोई डिफरेंट पिच खिला दें जिसमें या तो पूरा ही ब्लैक सॉइल हो तो पूरे रेड सॉइल हो, तो अलग बात होगी। बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि पिच क्वालिफायर 1 जैसी होनी चाहिए, विच मीन्स 200-220 का स्कोर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। केकेआर ने 200 मतलब 160 समथिंग जो है 13 और 14 ओवर में बना दिए थे, तो वहाँ से आप 220 तो मिनिमम एक्सपेक्ट करते ही हो। आई थिंक समवेयर अराउंड 200 एंड मैक्सिमम 220, इसके बीच में हम कुछ टारगेट एक एक्सपेक्टेड टारगेट मान के चल सकते हैं। शायद प्लेऑफ्स के प्रेशर के वजह से टारगेट थोड़ा और कम हो जाए, 180s 190s पे आ जाए, बट पिच तो वैसी पोर्ट्रे कर रही है अभी। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि टॉस जीत के क्या करना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इफ़ यू नोटिस आरआर जो पिछले 4 मैचेस लगातार हारी है, 2 मैचेस पहले बैटिंग करके हारी है, 2 मैचेस चेस करके हारी है, विच मीन्स देर इज नो सेट पर्टिकुलर पैटर्न दैट इज हर्टिंग आरआर। जैसे अभी एसआरएच का वो हुआ बन गया था ना कि चेज नहीं कर पाते, पहले बैटिंग ही करते हैं। आरआर के साथ ऐसा नहीं है, वो पहले बैटिंग कर रहे हैं तो भी हार रहे हैं, चेस कर रहे हैं तो भी हार रहे हैं। अभी सुनने में बड़ा बुरा लग रहा होगा, बट इट इज एक्चुअली अ गुड न्यूज़। सुनने में अजीब लग रहा होगा, बट इट इज एक्चुअली अ गुड न्यूज़। पता है क्यों? जब आपको एक पूरा पैटर्न मिल जाए ना, सेट पैटर्न जो आप ऑब्जर्व कर लो, तो आपको क्लियर कट पता चल जाता है भाई ये हमारी कमी है, और अब तो हम एलिमिनेटर्स तक आ गए, अब तो 2-3 मैचेस ही रह गए, अब तो चेंज होनी पड़ेगी। कितना ही सुधार लोगे? अब तो भाई भगवान भरोसे टॉस जीतना ही पड़ेगा। अगर कोई सेट पैटर्न नहीं है ना, इट मीन्स कि टीम का टोनालिटी और पूरे टोटलिटी में एक बुरा टाइम चल रहा है। अरे वो बुरा टाइम खत्म हो जाएगा तो टॉस से उतना फर्क नहीं पड़ने वाला। सो दैट इज अ गुड न्यूज़ फॉर आरआर। अगर मैं आरसीबी की बात करूँ यहाँ पे, आरसीबी जो है लेटली जब से इन्होंने 6 मैचेस जीते हैं, काफ़ी मैचेस पहले बैटिंग करके जीतते हुए आ रही है, विच वुड गिव देम अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, बिकॉज आइडली ये जो टीम की स्ट्रेंथ है, जो कि बैटिंग है और जैसा खेलने का तरीका है, इट सूट्स देम टू चेज। बट अगर आप पहले बैटिंग करके भी जीत पा रहे हो तो उनको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि चलो टॉस पे इतना रिलायंट होने की जरूरत नहीं है परहैप्स। बट गिवन दैट दोनों ही टीम्स का टॉस का पे इतना मतलब रिलायंट रहे नहीं है इन विनिंग और लूजिंग, आई वुड स्टिल से द टॉस विल प्ले अ बिग फैक्टर, बिकॉज आई थिंक जो टीम जीतेगी उसको चेस करना चाहिए। ड्यू का फैक्टर भी आएगा स्टेडियम पे। आई थिंक टॉस जीतना क्रूशियल प्रूव हो सकता है, अनलेस यू पोस्ट अ मैमथ टोटल इन द फर्स्ट इनिंग्स जो कि अनचेजेबल ही हो जाए। एनी अदर सिचुएशन एंड आई फील कि टॉस कुड प्ले अ बिग रोल फॉर श्योर। ठीक है, तो टॉस जीत के आई विल डेफिनेटली बोल फर्स्ट। अब अगर हम लोग यहाँ पे हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें, हेड टू हेड रिकॉर्ड यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग है। 31 मैचेस दोनों टीम्स के बीच में हुए हैं। 15 बार आरसीबी जीती है, 13 बार राजस्थान रॉयल्स जीती है, एंड 3 बार नो रिजल्ट आया है। तो काफ़ी क्लोज है, 15 और 13 बहुत क्लोज है। जो कैच है वो यहाँ पे ये है, अगर हम लोग रिसेंट हिस्ट्री की बात करें, पिछले 10 मैचेस की बात कर लीजिए इन दोनों टीम्स के बीच की, तो उसमें से 7 बार आरसीबी जीती है, सिर्फ 3 बार राजस्थान रॉयल्स जीती है। इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? अगर एकदम ही रिसेंट हिस्ट्री निकाल लो, एकदम ही रिसेंट पिछले 5 मैचेस की निकाल लो, तो भी आरआर 3 मैचेस जीती है और फिर आरसीबी 2 ही मैच जीती हुई है, विच मीन्स कि पिछले 10 मैचेस में से जो 3 मैचेस राजस्थान रॉयल्स जीती है वो बहुत ही रिसेंटली आए हैं, पिछले 5 में से ही आए हैं। तो एकदम ही अगर हम लोग रिसेंट ट्रैजेक्टरी देखें तो इट इज़ फेवरिंग राजस्थान रॉयल्स। थोड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और बढ़ा दें, टाइम पीरियड थोड़ा और बढ़ा दें, तो आरसीबी की डोमिनेंस दिखनी शुरू होती है। बट एकदम रीसेंट हिस्ट्री पे जाएं तो इट इज़ आरआर डोमिनेटेड। ये अब क्या ये अफेक्ट करेगी, एक मॉरल लेवल पे एक बूस्ट दे सकती है आपको। अभी आपने सीजन के स्टार्टिंग में भी जो पहला मैच हुआ था जहाँ पे बटलर ने 100 मार दी थी आफ्टर विराट कोहलीज 100, ये एक मॉरल बूस्ट होता है कि हाँ हमने इस टीम को पहले हरा रखा है तो अभी भी कर सकते हैं। बट आई डोंट थिंक इट वुड प्ले मच इनटू इट, बिकॉज बोथ टीम्स आर इन अ वेरी डिफरेंट हेड स्पेस राइट नाउ। आरआर जो है वो चोक करते करते नीचे आई है, एंड आरसीबी राइज करते करते ऊपर आई है, तो मोमेंटम में बहुत फ़र्क है। सो मे बी मतलब आई एम नॉट श्योर हाउ मच दिस वुड बी रेलिवेंट, बट जस्ट फॉर ट्रिविया। मूविंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट विच इज़ द प्लेइंग 11। क्या प्लेइंग 11 दोनों टीम की होनी चाहिए? लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन दिस, स्टार्टिंग विद राजस्थान रॉयल्स। यहाँ पे देखो मैं पहले तो एक मोस्ट लाइकली प्रोबेबल लाइनअप दूंगा, एंड देन इसमें और क्या वेरिएशंस कर सकते हैं वो भी आपको समझाऊंगा। ठीक है, स्टार्ट करेंगे जायसवाल एंड कैडमोर से।
वन डाउन पे संजू सैमसन आएंगे, उसके बाद रियान पराग नंबर 4. देन वील हैव ध्रुव जुरेल, डोनोवन फरेरा, अश्विन एज द ऑलराउंडर यू वुड से एट नंबर 7. फिर बोल्ट, चहल, आवेश एंड संदीप हमारे 4 बॉलर्स हो जाएंगे. अब इम्पैक्ट प्लेयर पे पॉवेल या फिर बर्गर दोनों में से किसी को भी ला सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि पहले बैटिंग कर रहे हो बाद में बैटिंग कर रहे हो. अब ये डिस्कस करते हैं उसको. सबसे पहली बात, आरआर के लिए स्ट्रेटेजिकल अगर मैं बोलूँ, सबसे बड़ा इशू क्या है? आरआर का सबसे बड़ा दुश्मन पता है क्या है अभी? उनका खुद का माइंडसेट. देखो, ये तो चीज़ें हम स्टार्टिंग से बोलते आ रहे हैं सीजन के कि इनके पास वो डेप्थ नहीं है, ऑलराउंडर्स नहीं है, एंड दिस विल अल्टीमेटली कम बैक टू हॉन्ट देम. कई सारे आरआर फैंस मेरी बात सुन नहीं रहे थे, अब वो चीज़ दिख रही है हमें एग्जैक्टली होते हुए. इस बार क्रेडिट किया जाता है आरआर को कि बहुत जल्दी होने नहीं दिया इन लोगों ने. पिछली बार तो जब हुआ था तो एकदम ही जैसे ही आधा सीजन खत्म हुआ था तुरंत ही शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से एंड में क्वालिफाई भी नहीं कर पाए. इस बार एटलीस्ट थर्ड पे तो आ गए. बट द फैक्ट कि इन लोगों ने मोस्ट ऑफ द सीजन टॉप पे रहे हैं, फर्स्ट पे रहे हैं, एंड वहाँ से गिर के थर्ड पे हैं, दिस इज ईजिली वन ऑफ द बिगेस्ट बॉटलिंग जॉब्स, बिगेस्ट चोकिंग जॉब इन रिसेंट हिस्ट्री फॉर श्योर. आरआर की ये हैबिट रही है, उनका माइंडसेट ऐसा हो चुका है, उनके दिमाग में बात घुसी हुई है, वो चोकिंग वाली सेल्फ इमेज दिखती है. सबसे बड़ा दुश्मन उनका यही माइंडसेट है. ये जो चोक करने का बर्डन है ना, जो कि पिछले 1-2 सालों से हो रहा है ज़्यादा, डोंट गिव इट एनी अटेंशन. इसको कहो भाई कि हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि चोक हम कर रहे आ रहे, करते आ रहे, नहीं करते आ रहे. अगर हम पहले हाफ में टूर्नामेंट का अच्छा खेल सकते हैं ना, तो हम टूर्नामेंट में कभी भी अच्छा खेल सकते हैं. ये पैटर्न को इंपॉर्टेंस दो ही मत. मेंटली खुल कर खेलो. डोंट प्ले विद द फियर ऑफ चोकिंग अगेन कि यार अगर मैं फिर से चोक कर गया फिर वही कहानी बन जाएगी यार, फिर टूर्नामेंट जो है हमारा खत्म हो जाएगा जल्दी. अनदर ईयर जहाँ पे हमारी टीम जीतने वाली थी, जीतने लायक थी, लेकिन हम लोग फिर से चोक कर गए. ये प्लेयर्स के ऊपर मेंटली बर्डन क्रिएट करता है, आप मानो या ना मानो. सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक मूव मेरे ख्याल से यही होगा, जो कि एक मेंटल लेवल पे है. फील्ड पे तो तुम जो करोगे वो सेकेंडरी है. दिमाग से जीता हुआ होना ज़रूरी है आदमी को. पहले दिमाग से अगर डाउट में हो ना अपनी एबिलिटीज़ पे, तो कुछ नहीं होने वाला. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे हिसाब से यही होने वाला है राजस्थान रॉयल्स के लिए. सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं. अगर आप बैट पहले कर रहे हो, डोंट अनाउंस द इम्पैक्ट प्लेयर रूल. ट्राई एज मच एज यू कैन कि आप सेकेंड इनिंग्स में बर्गर को एज अ 6th बॉलर, एज एन इम्पैक्ट प्लेयर लेके आ जाओ. बहुत हेल्प मिल सकती है उससे मेरे हिसाब से तो. एंड क्यों, ये भी डिस्कस करेंगे. एक जो पॉइंट मुझे ये भी लगता है ना कि आरसीबी की बैटिंग ने बहुत ज़्यादा टॉप टियर बॉलर्स फेस करे नहीं है रिसेंटली. सीएसके में भी वैसे बॉलर्स नहीं रहे थे. डीसी पंजाब इन सबसे भी खेला, बहुत ज़्यादा तगड़े बॉलर्स हैं नहीं यहाँ पे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट. तो एक बहुत ही टॉप लेवल की बॉलिंग लाइनअप उनको फेस करी नहीं है. केकेआर को उन्होंने करा था जब वो हार रहे थे, उसके बाद से वो जीतना शुरू करें. आरआर को भी बहुत पहले करा था. तो ये जो टॉप बॉलिंग लाइनअप्स हैं, इनको इन्हें रिसेंटली फेस नहीं करा है. शायद यू कैन कैच देम ऑफ गार्ड, शायद. उसके लिए बेस्ट पॉसिबल रिसोर्सेज संजू सैमसन के पास होने ज़रूरी हैं, विच मीन्स बर्गर एक बहुत बड़ी लग्जरी हो सकती है, बहुत बड़ा एड ऑन हो सकता है इफ़ ही हैपन्स टू कम. एंड वो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट होगा. एक थर्ड पॉइंट जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये सोचने वाली बात है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको करना ही करना है, बट एक थॉट है मेरे दिमाग में. इस पर मैं आपके कमेंट्स जानना चाहूँगा, आपको क्या लगता है. ठीक है, मेरे दिमाग में थॉट आया कि यार maybe perhaps we should not plan too excessively for Virat Kohli. राजस्थान रॉयल्स के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ, डोंट फोकस टू मच ऑन विराट कोहली बिकॉज ही इज जस्ट सो गुड राइट नाउ कि मोस्ट लाइकली वो तोड़ निकाल लेगा उस चीज़ का. तो उस पर टाइम तो स्पेंड करो ही मत. ये सोचो उसको आजकल वो जैसा खेल रहा है, जिस रिदम में खेल रहा है, उस रिदम को ब्रेक कैसे कर सकते हैं इनडायरेक्टली. आई थिंक this could be a strategy, and this is easier said than done. Deploy all your resources in attacking from the other end. विराट कोहली के साथ जो खेल रहा है ना, उसको अटैक करो. लेट विराट कोहली प्ले सेफ. जब विराट कोहली को दिखेगा ना दूसरे एंड से विकेट गिरे जा रहे हैं, वो अपने आप एंकर वाला रोल खेलने पे मजबूर हो जाएगा. फोर्स हिम इनटू दैट, देन फोर्स हिम इनटू प्लेइंग अ रिलीज शॉट ताकि वो अपने स्ट्राइक रेट बढ़ा सके. देन ही विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी हिमसेल्फ. अब भाई वन सेकेंड, बोलना बहुत आसान है, एक थॉट था दिमाग में.
तो आई डोंट नो इफ दिस इज इवन पॉसिबल, बट आई वुड लव टू नो योर ओपिनियंस ऑन दिस वन, बिकॉज मुझे लगता है कि कई बार टेंडेंसी होती है ना कि एक स्टार प्लेयर होता है दूसरी टीम में, तो आप पूरा प्लानिंग उसी के ऊपर लगाने पे लगे रहते हो, स्पेशली जिस बंदे ने 700 रन मार दिए. आई से डू दी ऑपोजिट. डोंट प्लान फॉर हिम सो मच, प्लान फॉर दी अदर गाइज. उन पर अपना पूरा दिमाग लगाओ, पूरे रिसोर्सेज लगाओ, उनको सेटअप करो, उनको आउट करो, फोर्स विराट कोहली टू प्ले वंस अगेन एज एन एंकर. देन यू विल सी द प्रेशर बिल्डिंग अप. ठीक है, देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, विच इज डोंट unnecessarily force a bowler to bowl all 4 overs. आई होप अब ये बात क्लियर हो गई होगी कि क्यों 5 बॉलर से आप T20 नहीं जीतते. मैं थक गया बोल के पूरे सीजन. अगर आपको दिख रहा है एक बॉलर का दिन अच्छा नहीं जा रहा, जबरदस्ती उसको फोर्स मत करना पूरे 4 ओवर फेंकने के लिए. इसमें बर्गर का होना बहुत बड़ा एक एडवांटेज होगा, क्योंकि 6 बॉलर्स हो जाएंगे. मैं कह रहा हूं अगर आपको चेस करना पड़ रहा है और आपने पहले अनाउंस कर दिया पॉवेल एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, डोंट शाई अवे फ्रॉम यूजिंग रियान पराग, पॉवेल एंड डोनोवन फरेरा. इन तीनों का बहुत सारे ऑप्शन है एज द 6th बॉलर मिलाकर. डोंट शाई अवे, डोंट फोर्स अश्विन, चहल, बोल्ट, संदीप, आवेश टू बोल ऑल 4 ओवर्स ऑफ देयर कोटा. नहीं दिन अच्छा जा रहा, छोड़ दो, वरना आरसीबी का जो मोमेंटम है खा जाएंगे. अभी वो एक स्मेल करेंगे, एक वीक पॉइंट वहीं पे जकड़ लेंगे पूरा. तो वो तो चांस दो ही मत आरसीबी को. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, लास्टली एक जो ट्रायल कह सकते हो आप कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. क्या सैमसन या फिर जुरेल में से किसी से ओपनिंग करानी चाहिए एंड कैडमोर को ना खिलाया जाए? क्या ऐसा कर सकते हैं? बिकॉज देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ऐड मोर डेप्थ लोअर डाउन दी ऑर्डर. शुभम दुबे जैसे बंदे को ले आओ एंड एक फॉरेन स्लॉट भी खाली हो जाएगा, तो उसको भी यूज कर सकते हो, या फिर बर्गर को पहले से अनाउंस कर सकते हो इन द टीम. दिस कुड बी अ स्ट्रैटेजी, बिकॉज कैडमोर से क्या इज इट इवन फेयर टू एक्सपेक्ट हिम टू फायर अप? द पॉइंट इज बटलर कौन सा हर मैच में फायर करा है अपार्ट फ्रॉम 2-3 गेम्स. बट उस टाइम पे आरआर के बाकी प्लेयर्स चल रहे थे. अब वो जो प्लेयर्स पूरे सीजन चले हैं वो लाइक 15-20 मैचेस तक तो नहीं चल सकते ना. अननेचुरल एक्सपेक्ट करना, लॉ ऑफ एवरेजेस भी कोई चीज़ होती है. तो अब वो क्योंकि उनके लॉ ऑफ एवरेजेस हिट करने शुरू हो गए, तो अब वो एक्सपोज हो गई पूरी ओपनिंग वाला जो डिलेमा इनका, कि ऊपर से कोई स्टार्ट मिलती नहीं, नीचे वाले कब तक बचाएंगे. तो अब हारना शुरू हो गए. तो कैन वी ट्राई समबडी लाइक जुरेल और सैमसन अप टॉप द ऑर्डर एंड देन ऐड मोर डेप्थ, मोर फायर पावर इन द लोअर मिडिल ऑर्डर? सोचने वाली बात है. आई डोंट थिंक ऐसा होगा, एंड आई अंडरस्टैंड अगर ऐसा नहीं भी हो, बिकॉज अब लास्ट वन पे एक्सपेरिमेंट क्यों ही करोगे, बट एक सोचने वाली बात है. मूविंग टू आरसीबी नाउ. इनकी लाइनअप क्या होनी चाहिए? विराट कोहली, फैफ डू प्लेसी, मैक्सवेल एट नंबर 3. क्यों मैं बताऊंगा अभी. पाटीदार एट नंबर 4, फिर ग्रीन, फिर लोमोर और डीके इंटरचेंज कर सकते हैं जब चाहें. एंड कर्ण शर्मा, स्वप्निल, लोकी फर्गसन, सिराज. इम्पैक्ट प्लेयर हमारे यश दयाल होने वाले हैं. अब यहाँ पे अगर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ आरसीबी के लिए, अगर पहले बैटिंग आ रही है आपकी, आई थिंक टारगेट जो दिमाग में होना चाहिए वो 220 का होना चाहिए. एंड आई एम नॉट इवन ओवर एस्टिमेटिंग दिस. मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, हैविंग नाउ लुक्ड एट द पिच इन द फर्स्ट क्वालिफायर, स्पेशली अगर ये पिच होने वाली है, गो फॉर 220, अ टारगेट इन योर माइंड. नहीं बनता कोई बात नहीं, टारगेट रखना चाहिए. ट्राई टू कम एज क्लोज एज पॉसिबल टू इट. एंड इसका सबसे बड़ा पर्पस पता है क्या है? ऑफकोर्स रन बनाओगे जितने उतना तो अच्छा ही है. पर्पस है मेंटली चोक आरआर ऑलरेडी. जहां सर पे वो टारगेट दिखेगा ना 220 का, प्लस पिछले 4-5 मैचेस जो हारे हुए हो, अपने आप वो चोकिंग प्रेशर बनता है कि भाई ये रिपीट हो रहा है उन 2-3 सालों का जो हम हर साल देखते आ रहे हैं. अपने आप वो थॉट्स आते हैं दिमाग के अंदर. मेंटली हरा दो आरआर को हाफ टाइम पर ही, if you can achieve a 220 score, if the pitch permits. Second point would be, I could be tempted to try another pacer here. जितना कैरी मिल रहा था मिचेल स्टार्क, वैभव, हर्षित राणा को, you would be tempted to have an extra pacer, not just सिराज, दयाल एंड फर्गसन. हाँ, कैमरन ग्रीन भी हैं वो, बट एक फ्रंट लाइन पेसर जैसे कि विजय कुमार विशक. बिकॉज आई विल टेल यू, शायद हाँ बस इतने स्पिनर्स ऑलरेडी हैं, लोमरोर, स्वप्निल,
कर्ण शर्मा, मैक्सवेल, इतने तो स्पिनर्स हैं, तो एक स्पिनर काट के परहैप्स एक फास्ट बॉलर ऐड कर दो. आई थिंक इट कुड बी अ वर्दी थॉट, कुड बी समथिंग टू पॉन्डर ओवर. मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा करेंगे तो चांस बन सकता है बॉलिंग में और सेफ्टी ऐड करने का, स्पेशली इफ़ यू आर बॉलिंग फर्स्ट. बाद में अगर बॉलिंग कर रहे हो तो फिर वो स्पिनर्स का थोड़ा रोल और बन सकता है. हालांकि फिर ड्यू का फैक्टर भी आएगा तो वो भी सोचना पड़ेगा, तो यू कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड. एक एक्स्ट्रा पेसर का थॉट एंटरटेन करा जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है. ऑल द 1 सेकंड क्या ऐसा होगा अनलाइकली है, बिकॉज वाई वुड यू वांट टू एक्सपेरिमेंट विद समथिंग दैट इज ऑलरेडी विनिंग. तो आई अंडरस्टैंड आरसीबी's लॉजिक एज वेल. लास्टली, वाई डू आई हैव मैक्सवेल एट नंबर 3? बिकॉज आई थिंक एवरी बैट्समैन इन द आरसीबी डिपार्टमेंट लाइनअप दे शुड बी गोइंग ऑल आउट, जो कि हम लोग ये नया अप्रोच देखते आ रहे हैं हर बैट्समैन से, एक्सेप्ट मैक्सवेल. गिव हिम दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, गिव हिम दैट बर्डन of playing at number 3 and shouldering the innings throughout. Because वो बंदा वैसा है कि वो शोल्डर करते करते भी स्ट्राइक रेट उसकी 150-200 की होगी. उसके साथ सीन उल्टा है, उसकी इंस्टिंक्ट्स को टेपर डाउन करना है, बाकी लोगों को अपने इंस्टिंक्ट्स को और हाइटन करना है. आई थिंक मैक्सवेल के लिए वो बैलेंस ज़रूरी है. अभी वो जल्दी आउट पता क्यों होते इतने टाइम से? बिकॉज ही वॉज नॉट गिविंग हिमसेल्फ द टाइम दैट इज रिक्वायर्ड. एक बार 5-10 बॉल सेटल तो हो जा मेरे भाई, फिर मारियो. Give him that responsibility. I think number 3 पे लाना चाहिए उसको. Patidar anyway is doing well at number 4. There is no issue. Moving to the key battles now. सबसे पहला की बैटल होगा विराट कोहली वर्सेस ट्रेंट बोल्ट ऑफ कोर्स. बट मैं एक चीज़ कहूँगा, अगर नांदे बर्गर आते हैं, मुझे पता नहीं क्यों पर्सनली गट फीलिंग है कि बोल्ट से ज़्यादा बड़ा की बैटल बर्गर के साथ होगा. मुझे ऐसा लगता है. इसमें पीछे कोई लॉजिक नहीं दे सकता मैं आपको, बहुत ऑनेस्टली बताऊँ तो. एक मेरी फीलिंग है ऐसी कि विराट कोहली एंड बोल्ट तो सभी बोलेंगे, ऑब्वियस है वो. आई पर्सनली हैव अ फीलिंग कि शायद बर्गर के अगेंस्ट ज़्यादा एक बड़ा की बैटल बने. रिगार्डलेस, बात वही है पावर प्ले में कौन डोमिनेट करता है. एंड लास्ट टाइम विराट कोहली ने बड़ी अच्छी पावर प्ले में बैटिंग करी थी, फिर रिमेंबर जब आरआर से मैच हुआ था. तो लेट्स सी क्या होता है. देन आई विल स्पीक ऑन पट्टीदार वर्सेज युजवेंद्र चहल. अ स्पिनर दैट इज गोइंग टू प्ले इन द वर्ल्ड कप इज नॉट इन फॉर्म. Patidar, जो कि all of a sudden, Patidar has been synonymous with the uprising of RCB in the second half of the tournament. ये कोइंसिडेंस नहीं है कि रजत पाटीदार का फॉर्म एकदम से अच्छा हुआ है, साथ ही साथ आरसीबी भी अच्छा खेल रही है. बहुत बड़ा बूस्ट मिला उनको मिडिल ओवर्स में. एंड नेचुरली यहाँ पे युजवेंद्र चहल बॉलिंग करने के लिए आएंगे. जो ये बैटल जीतेगा 10 से 15 ओवर का फेज वही डोमिनेट करके ले जाएगा, और अदर इवन 6 से 10 ओवर का जो फेज है. Rajat Patidar will be a big call in neutralizing Yuzvendra Chahal, or perhaps even forcing Samson to not give full 4 overs to Yuzvendra Chahal if Patidar fires. बहुत देखने वाली बात हो गई है. Next is Maxwell the batsman versus Ravichandran Ashwin. I just love this battle whenever it happens. ये मेरी पर्सनल चॉइस है बहुत ज़्यादा इसमें. एंड गिवन कि मैक्सवेल एक क्लच प्लेयर है, ऑस्ट्रेलियन है, ऐसे मामलों में आएगा. वुड बी वेरी इंटरेस्टेड टू सी अश्विन कैसे टैकल करता है, स्पेशली गिवन द फैक्ट कि रिसेंटली जब से चहल का थोड़ा डाउनफॉल आया है तब से अश्विन संभाल रहा है स्पिन डिपार्टमेंट को. तो आई एम वेरी क्यूरियस टू सी कि मैक्सवेल को कैसे न्यूट्रलाइज करते हैं. वरना 1 सेकंड मैक्सवेल ने जिस तरीके से कैमियो खेला था सीएसके के अगेंस्ट, ऐसे ही कैमियो एक और आ जाए तो आरसीबी को बहुत अच्छा एक बूस्ट मिल जाएगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इनिंग्स. देन वी विल मूव टू संजू सैमसन वर्सेज लोकी फर्गुसन. आई थिंक संजू सैमसन पेस स्पिनर्स को तो बहुत ही अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं, सो आई डिड नॉट वांट टू हैव अ स्पिनर देयर. व्हाई आई एम पुटिंग लोकी फर्गुसन इज, मुझे लगता है राइट नाउ बीटिंग हिम विद सम एक्स्ट्रा पेस. मुझे नहीं लगता कि सिराज राइट नाउ और यश दयाल परहैप्स इज दैट बिग ऑफ अ थ्रेट जो कि लोकी फर्गुसन अभी हो सकता है सैमसन के लिए. जस्ट माई पर्सनल फीलिंग. आई फील दैट ही कैन कैच हिम ऑफ गार्ड. द लाइकलीहुड ऑफ दैट इज मच हायर. So I am personally putting Loki Ferguson against Sanju Samson. Then we'll move to Dhruv Jurel versus Yash Dayal. Dhruv Jurel in the death overs if he happens to bat. Yash Dayal has been exceptional. जिस बंदे ने सीएसके वाले मैच में लास्ट ओवर में जो डिफेंड करके दिखाया है, बैक ऑफ द हैंड स्लो डिलीवरीज डालना लास्ट ओवर में, पता है कितनी गट्स चाहिए होती हैं, कितना ईजिली वो बॉल मिसकंट्रोल होके फुल टॉस जा सकती है, वाइड जा सकती है. I am raring to see Yash Dayal go in this game, especially against Dhruv Jurel. Lastly, Yashasvi Jaiswal versus Mohammad Siraj.
पावर प्ले में अगर जायसवाल नहीं चला, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कैडमोर टू डू मच, सो दैट इज द प्रीमाइस। अगर उसके बाद जायसवाल नहीं चला, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हार जाएगी। आई थिंक जायसवाल के लिए बहुत बड़ा गेम है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड सिराज, he can bowl 3 overs in the power play also. Perhaps he would have the shoulders to muster up the strength and courage and get जायसवाल्स wicket early when he is going all out. मुझे लगता है जायसवाल को थोड़ा स्मार्ट अप्रोच लेना चाहिए. He should look to play beyond the power play. Let the power hitting job stay safe with Cadmore. आप रिस्पॉन्सिबली खेलो, थोड़ा एंड तक खेलने का ट्राई करो आज. Anyway you will start hitting out regardless of the situation. Just give yourself some time. कैडमोर से बोलो वो मार के खेले. बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जायसवाल के ऊपर. लास्टली द प्रेडिक्शंस. क्या मुझे लगता है इनके बारे में, इस मैच के बारे में, सब मैंने ये सोचा भी नहीं था कि मैं बोलने वाला हूँ आज से 2 हफ्ते पहले. आरसीबी फेवरेट्स है इस मैच में. आरआर अंडरडॉग्स है. अब पता कई सारे आरआर फैंस थे जो कि थोड़ा नाराज़ थे, थोड़ा कंप्लेन कर रहे थे कि यार तुम हमेशा टाइटल वाइटल में आरआर को जो है ऐसे क्यों लिखते हो कि यार हारने वाली है, ये हो रहा है, कहीं हार तो नहीं जाएंगे. तो मैंने वही कहा भाई यार, मैं जो अभी रिजल्ट चल रहा है उसका ट्रेंड ही तो फॉलो करके, पैटर्न को फॉलो करके, एनालाइज करके वही तो टाइटल में लिखूंगा ना. अब मेरी गलती अगर आर चोक कर रही है तो अगर अच्छा खेल रही होती तो नहीं लिखता ना वो सब. जब आरआर जीत रही थी तो हर चीज़ टाइटल में आरआर के सपोर्ट में ही थी. अब हार रही है तो लिखना पड़ेगा, मेरे पास चॉइस नहीं है. वैसी फैक्ट है ये कि आरआर फेवरेट्स नहीं है इस मैच के लिए. आरसीबी एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी फेवरेट है इस मैच के लिए. मैं मजाक से हट के बता रहा हूँ. एंड वो कुछ हद तक सही भी है. एक टीम जो कि 6 मैचेस जीतते हुए आ रही है, दे हैव अ सिग्निफिकेंट एडवांटेज ओवर अ टीम जो कि पिछले 5 मैचेस से एक भी मैच नहीं जीती है. बहुत बड़ा फर्क है यार ये मोमेंटम का. प्लस आरआर की रेपुटेशन चोकिंग की रही है, ये एज एन आरआर फैन तुम खुद भी डिनाई नहीं कर सकते यार. ये फैक्ट है ना. चोक तो हालांकि आरसीबी भी करती है तो उसको भी डिनाई नहीं कर सकते. मुझे पर्सनली लगता है आरसीबी फेवरेट्स तो जरूर है, बट आई विल बी वेरी सरप्राइज अगर आरआर एकदम ही जैसे एसआरएच हारी है ना वन साइडेड अभी, ऐसे हार जाए तो. मुझे लगता है आरआर तगड़ी फाइट देनी चाहिए. आई विल जेन्युइनली बी डिसअपॉइंटेड एंड सरप्राइज्ड अगर आरसीबी रौंद के चली जाए आरआर को. तो मुझे नहीं लगता वैसा होने वाला है. एंड कुछ भी कह लो, आरआर मेजॉरिटी ऑफ द सीजन तो तगड़ी टीम थी, वन ऑफ द बेस्ट टीम्स थी, इफ नॉट द बेस्ट. एंड वो अगर तब वैसा खेल सकते हैं ना तो अभी भी वैसा खेल सकते हैं. तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आरआर अपना ए गेम लेके आए दोबारा. अ लॉट विल डिपेंड ऑन द टॉस एज वेल, बट आई थिंक आरआर शुड नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड. दे डू हैव सम एज टू देम. प्लस इंडिविजुअल क्वालिटी पे आई थिंक दे आर द बेटर टीम. अगर वो क्लिक करते हैं, देयर इज नो वे आरसीबी इज विनिंग. बट राइट नाउ आरसीबी आर द फेवरेट्स. ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट विच इज द सीजन रिव्यू फॉर मुंबई इंडियंस. यहाँ पे आई एनालाइज द होल सीजन एंड मैं 5 रीजंस के साथ आया हूँ. मतलब मेजरली इन 5 रीजंस में हर चीज़ कवर हो जाएगी यार मुंबई इंडियंस की, कि कैसे इस सीजन में मुंबई 10th फिनिश करी है, क्या एग्जैक्टली गलत हुआ है मुंबई के साथ. दीज 5 रीजंस विल एक्सप्लेन ऑल ऑफ इट. सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ द फर्स्ट एंड द मोस्ट ऑब्वियस रीजन, द हार्दिक पांड्या एंड रोहित शर्मा सागा. ठीक है. इसके ऊपर ना जब ये सीन हुआ था, मुझे याद है हम लोगों ने 2 पॉडकास्ट में कवर किया था पूरा ये, बैक इन आई थिंक दिसंबर जब हुआ था ये. एंड एक पॉडकास्ट था उसमें जिसमें हमने, I think that was the most detailed perspective on this whole situation on the internet. And I'm not even overselling myself. हमने मुंबई इंडियंस, रोहित शर्मा एंड हार्दिक पांड्या तीनों के पर्सपेक्टिव से वो सिचुएशन को ब्रेक डाउन करा था. एंड आई थिंक 15-20 मिनट लगे थे पूरा वो सेगमेंट कवर करने में. तो इसमें तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, बट आई विल जस्ट एक्सप्लेन इन शॉर्ट. हर एक पॉसिबल परमुटेशन और कॉम्बिनेशन लगा लो तीनों पर्सपेक्टिव का. हर कॉम्बिनेशन का एंड रिजल्ट यही निकल के आएगा कि रोहित शर्मा के साथ जो हुआ वो गलत ही हुआ है. सबसे पहला ये ट्रूथ एस्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी है. रोहित शर्मा के साथ जो हुआ गलत हुआ, ये फैक्ट है. ठीक है. डज दैट मीन
कि मुंबई और हार्दिक पांड्या के जो पर्सपेक्टिव्स है वो दोनों अपनी जगह पे गलत थे, दैट नॉट नीड नॉट नेसेसरली बी ट्रू। क्यों? देखो, मुंबई इंडियंस एक ऐसी टीम, एक ऐसा फ्रेंचाइज जो कि बहुत ही प्रोएक्टिव रही है अपनी डिसीजन मेकिंग में, हमेशा फ्यूचर का सोचते हैं, इसीलिए बाकी लोगों से 2 कदम आगे रहते हुए आए हैं, इसीलिए 5 टाइटल जीते हैं। उन्होंने अगर चूज करा, सोचा कि एक नया कैप्टन बनाना चाहिए, क्योंकि टाइम अब आ गया है। रोहित शर्मा पिछले 3-4 सीजन से बैटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं कर रहा एंड 2020 के बाद से हमारी कप्तानी में भी कोई खास कुछ रहा है नहीं। तो क्या इसमें कुछ गलत सोचा? बिल्कुल गलत नहीं सोचा। उस पर्सपेक्टिव से क्या कैप्टन चेंज करना सही था? बिल्कुल सही था। तो गलती कहाँ पे? 2 जगहों पे गलती है। पहली बात तो अगर चेंज करना था तो रोहित शर्मा को लूप में लेकर चेंज करते, उसको डायरेक्टली चीज़ कम्युनिकेट करते, रिस्पेक्टफुली ट्रीट करते। उसको क्यों नहीं बताएगी डायरेक्टली ये बात? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये थी। दूसरी बात गलत आप कह सकते हो, मतलब कि आप बेसिकली अपने फ्रेंचाइज का इंटरेस्ट कंट्री के ऊपर रख रहे हो कि उसको T20 वर्ल्ड कप में कप्तानी करनी है, बट उससे पहले अब IPL में कप्तानी ना करे। तो इससे अच्छा वेट कर लेते इस सीज़न, अगली सीज़न बना लेते हार्दिक पांड्या को कैप्टन। अगर करना ही था तो इस सीज़न का वेट कर लेते। तो आई थिंक ये दो मतलब पॉइंट्स थे मुंबई के पर्सपेक्टिव से जो कि गलत थे, बट इन प्रिंसिपल द आइडिया ऑफ चेंजिंग द कैप्टन वॉज नॉट रॉन्ग। सेकेंडली, हार्दिक पांड्या की तरफ से बात करते हैं। हार्दिक पांड्या ने क्या ही गलत करा है ये लोगों को आज तक समझ में नहीं आ रहा, बस क्योंकि गाली देनी है तो देनी है। हार्दिक पांड्या मुंबई को छोड़ के इसलिए गया था बिकॉज ही वांटेड टू बिकम द कैप्टन, बिकॉज इंडिया के लिए उसको कैप्टन बनना है तो तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। तो उसने जो करा था गुजरात जाके सही करा था। अब मुंबई ने कहा, आई थिंक हर्षा भोगले ऑलवेज सम्स दिस अप वेरी परफेक्टली। ही ऑलवेज सेज कि भाई इसको ऐसे समझो, हार्दिक पांड्या एक दूसरी कंपनी में गया, वहाँ पे अच्छा काम करा, इतना अच्छा काम करा कि उसकी पहली कंपनी ने बोला कि यार हम बहुत इंप्रेस्ड है तुमसे, अब तुम हमारी कंपनी में एक सीनियर रोल लेके आ जाओ। तो वो क्यों मना करेगा उस चीज़ को? बिल्कुल आएगा वहाँ पे, बिल्कुल सही करा उसने आके। तो हार्दिक पांड्या का कैप्टेंसी एक्सेप्ट करना क्या गलत था? नहीं, गलत नहीं था, क्योंकि उसको वंस अगेन ही इज अ कंटेंडर फॉर द इंडियन टीम कैप्टन एज वेल एंड इवेंचुअली हैज टू प्रिपेयर फॉर दैट। तो गलत क्या था? वंस अगेन गलत ये था, रोहित शर्मा को लूप में लेना चाहिए था, उसको रिस्पेक्टफुली इस चीज़ में इंक्लूड करके कन्विंस करना चाहिए था। दूसरी बात, व्हाट ही कुड हैव डन वाज कि भाई खुद ही बोल दे कि यार मैं इस साल कप्तानी नहीं लूंगा, अभी तो वर्ल्ड कप भी आ रहा है एंड आई थिंक रोहित शर्मा डिजर्व्स अ फेयरवेल, अगले साल से ले लूंगा कप्तानी, 1 साल वेट कर लेता हूँ। ये 2 पर्सपेक्टिव जो है, 2 पॉइंट्स हार्दिक पांड्या की तरफ से इंप्रूव हो सकते थे, बट वंस अगेन इन प्रिंसिपल द आइडिया ऑफ कैप्टनिंग मुंबई इंडियंस का गलत था? नहीं था। अब ये डिफरेंशिएशन समझना सीखो, इन 2 चीजों के बीच का फर्क समझना सीखो, दोनों को मिला के एक बंदे को बुरा मत कहो। ये बहुत ही क्या कहते हैं, सटल पॉइंट है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ है जो कि ऑन द सर्फेस लोगों को समझ में आती नहीं है। चाहो तो रिवाइंड करके देख लो, समझो इस बात को। तो इस सागा में हर बंदे की इंटेंशन गलत नहीं थी, एग्जीक्यूशन गलत था, ठीक है। एंड अल्टीमेटली इसका जो भुगता किसने है, वो टीम ने भुगता। क्लियरली हमने ये सीजन से पहले भी कहा था कि मुंबई की जो स्क्वाड है ना ऑन पेपर, देर इज नो वे दे शुड नॉट बी विनिंग दिस IPL। फाइनल्स की बात भी नहीं कर रहा, विनिंग दिस IPL, इतनी तगड़ी स्क्वाड थी। बट कहीं अगर वो हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा वाले सागा सही नहीं बैठी तो ये हारेंगे भी क्लियरली। ये सबने बोला था, मैं नहीं बोला था सीजन से पहले, एग्जैक्टली वही हुआ है। इतनी ज्यादा डिसहार्मनी अगर है, एंड वो मैं मानता हूँ कि लोग ज़बरदस्ती में आउट ऑफ प्रपोर्शंस ब्लो आउट कर रहे थे इस चीज़ को, एक्चुअली मेरे ड्रेसिंग रूम में कोई रिपोर्ट्स ऐसी है नहीं, एज सच क्रेडिबल कोई रिपोर्ट है नहीं जो कि डिस्कम्फर्ट और रिफ्ट्स के बारे में बात करती हो। बट यू कैन नॉट स्टिल डिनाई कि दिस मूवमेंट वॉज नॉट द मूवमेंट दैट यू थिंक ऑफ। कुछ तो गलत था। आई थिंक ये बहुत बड़ा रीज़न है ऑन अ मेंटल साइकोलॉजिकल लेवल कि मुंबई इंडियंस के पूरे ग्रुप को अफेक्ट करा है, एक एक प्लेयर को अफेक्ट करा है इसने, इसमें कोई डिनाई कर ही नहीं सकता। जो वाइब होती है ना पूरी टीम की, जो एक वन फैमिली वाला जो कॉन्सेप्ट है इनका, वही रुइन कर दिया बेसिकली, उसकी ऐसी की तैसी कर दी। ये फैक्ट है। आई थिंक दिस वॉज अ बिग रीजन वाई मुंबई फेल टू परफॉर्म, इनफैक्ट एंडेड अप ऑन द 10th पोजिशन। अगर सिर्फ एक यही फैक्टर नहीं होता ना
मुझे लगता है तो भी विद द सेम परफॉर्मेंसेस विद द सेम प्लेयर्स काफ़ी फर्क पड़ जाता, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। सेकेंड पॉइंट, द मैसिव फेलियर ऑफ द इंडियन कोर। हमने हमेशा ये मेंटेन करा है कि ऐसे मुंबई इंडियंस जो है ना, वो एक ऐसी टीम है जो कि वो लग्जरी अफोर्ड कर सकती है ऑफ प्लेइंग एन ऑल इंडियन लाइनअप, 11 के 11 प्लेयर इंडियन हो। इतना तगड़ा इंडियन कोर है इनका, बेस्ट इंडियन कोर है हैंड्स डाउन। मोस्ट ऑफ द प्लेयर दैट प्ले T20s फॉर इंडिया वो भी इसी टीम में, जो मेन प्लेयर्स हैं, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, स्काई, बुमराह, सब 1/3 टीम तो ऐसी ही बता दी, और सब स्टॉलवर्ड्स हैं अपने पोजीशन के। तो इतना स्टेलर इंडियन कोर होने के बाद आपका काम बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि टीम्स वही जीतती है जिनका इंडियन कोर अच्छा होता है। अब हमने ऑन द अदर हैंड क्या देखा यहाँ पे, ये जो इंडियन कोर था इसमें से कोई परफॉर्म ही नहीं करा सच, एक्सेप्शन बीइंग बुमराह जिसकी बात करेंगे अभी। हार्दिक पांड्या की खुद की परफॉर्मेंसेस बिल्कुल अच्छी नहीं थी, चाहे आप बैटिंग के साथ ले लो चाहे बॉलिंग के साथ ले लो, ठीक है। रोहित शर्मा स्टार्टेड ऑफ रियली वेल, आखिरी में के क्या ही करा है, कोई कैसे ही डिफेंड कर सकता है उस चीज़ को, मेरे को समझ में नहीं आता। हॉरेंडस एंड टू द टूर्नामेंट, बहुत ही गंदा। सूर्य कुमार यादव वेरी हॉट एंड कोल्ड, 3-4 मैच में अच्छा खेले हैं, बाकी 8-9-10 मैचेस में पता नहीं क्या कर रहे थे। ईशान किशन का मैंने सुना शायद सिर्फ 150 थी इस सीजन, ये शायद 2 थी, पता नहीं, प्लीज लेट मी नो इन द चैट करो कमेंट्स। आई थिंक शायद 1-2 50 ही है पूरे सीजन में उसकी, तो कैसे ही जस्टिफाई करोगे उसको। ये 3 प्लेयर तो जो कि मेन प्लेयर्स थे आपके, उन्होंने क्या करके दिया है, कैसे तो बैटिंग संभालोगे आप। प्लस अनकैप्ड प्लेयर्स और अदर इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स लाइक तिलक वर्मा, नेहल वधेरा, ये भी कोई बहुत बढ़िया तो इनका सीजन गया नहीं है। तिलक वर्मा का ऐसा सीजन तो गया नहीं जैसे लास्ट ईयर गया था, ही वॉज नॉट ग्रेट, तो इनका भी बैंग एवरेज सीजन गया है। एंड अगर जो कि सीनियर इंडियन प्लेयर्स है उनका सीजन अच्छा नहीं जा रहा, और फिर जो यंग प्लेयर्स है उनका भी बैंग एवरेज सीजन ही जा रहा है, तो किसी को तो स्टैंड अप करना पड़ेगा ना, वो भी नहीं हुआ। प्लेयर्स लाइक आकाश मधवाल, वो तो नॉन एग्जिस्टेंट ही थे इस साल। तो इंडियन को आप देखोगे कि कहीं काम ही नहीं करा, जो कि इस टीम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी, सबसे बड़ा फेलियर ही वही बन गया। तो ऐसे में तो टीम फेल करेगी ही ना। अगर आपका जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, जिसमें बहुत प्राइड लेते हो, जिससे सारी टीम्स डरती हैं, अगर वही पीछे रह जाए तो फिर तो आपको धक्का पड़ेगा ही। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट एंड द मोस्ट मतलब मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग था कि हार्दिक पांड्या द कैप्टन, he eventually turned out really bad. I remember how in the starting of the season मैंने 2-3 मैचेस तक डिफेंड करा था हार्दिक पांड्या को, and I thought he was doing good. But as the season progressed, उसके टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग एंड डिसीजन मेकिंग बहुत मतलब अंडर पार होने लग गई थी। एंड वाई इज इट सरप्राइजिंग, बिकॉज देखो हमें ये सब तो पता ही था कि वो टेंशंस हो सकती हैं ड्रेसिंग रूम में एंड वाइब्स अच्छी ना हो शायद, बट टैक्टिक्स जो है, जो अंडरस्टैंडिंग है गेम की, उसका इस चीज़ से कोई रिलेशन थोड़ी है। वो तो आपको बस सिमिलरिटी जो फील्ड पे दिख रहा है उसके हिसाब से आप डिसीजन ले रहे हो, तो वो डिसीजन मेकिंग ही आपकी क्लाउड हो गई इस चक्कर में। वो बड़ा सरप्राइजिंग लगा मुझे कि आपका वो एक्यूमेन ही चला गया एकदम से। हार्दिक पांड्या टैक्टिकली बहुत सिंपल एग्जांपल्स हैं कि भाई बुमराह को सही टाइम पे यूज़ नहीं करना, सबसे बड़ा एग्जांपल तो यही था। इतना रैंडमली यूज़ करे जा रहा है, इतनी ज़्यादा ओवर एक्सपेरिमेंटेशन बैटिंग ऑर्डर में हो रही है, कभी खुद ऊपर बैटिंग करने के लिए आ रहा है, कभी नंबर 8 पे आ रहा है बैटिंग करने के लिए। टिम डेविड का क्या यूज़ है समझ में नहीं आ रहा। बीच में जो है नमन धीर को कभी खिला देगा ज़बरदस्ती, नेहल वधेरा नहीं खेल रहा, कभी ना भी खेलेगा कभी वो नहीं खेल रहा। तो ये इतनी ओवर एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है। अगर सेम लाइनअप है तो उसमें शफलिंग इतनी हो रही है, बॉलर्स को किस ऑर्डर में बॉलिंग करानी है वो फिक्स नहीं हो रहा, खुद को पहले बॉलिंग करा दी कई बार, फिर बीच में बॉलिंग कराई ही नहीं बिल्कुल भी। तो ये इतनी इंस्टेबिलिटी कप्तानी में अगर होगी तो टीम का जो हेड ही अगर इतना अनस्टेबल है तो फिर टीम कैसे आगे जाएगी। तो ये भी बहुत ही ऑब्वियस एक रीज़न था। एंड वो फोर्थ रीज़न भी इससे अटैच्ड ही है। मुंबई इंडियंस, CSK, अभी हमने CSK का भी ये रिव्यू किया था सीजन का, तो मैंने सेम चीज़ बोली थी। ये जो टॉप टीम्स है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अभी KKR को देख लो, स्टार्क पूरे सीजन नहीं चला अच्छे से, गंभीर ने एक बार नहीं हटाया उसको, बस एक मैच के लिए हटाया था जब उसकी खुद इंजरी थी। वेंकटेश अय्यर पूरे सीजन नहीं चला, रिंकू नहीं चला, एक बार नहीं हटाया इनको। टॉप टीम्स का ना ये कैरेक्टर होता है, ये पैटर्न होता है, तुम नोटिस करना। जो टॉप टीम्स होती हैं ये एक्सपेरिमेंट नहीं करते ज़्यादा, ये डिसाइड कर लेते हैं ये 12-13 प्लेयर्स मेरे कोर के अंदर हैं सीजन से पहले ही, और इन्हीं को बैक करूंगा एंड तक।
इतना सिक्योरिटी दूंगा, इतना ट्रस्ट दूंगा इनको कि ये फियर ऑफ फेलियर रखेंगे ही नहीं, इवेंचुअली परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। इस बार वो चीज़ मुंबई में नहीं थी। देयर वर टू मेनी एक्सपेरिमेंटेशंस, देयर वर टू मेनी रैंडम सिलेक्शंस, प्लस द प्लेयर्स वर नॉट गिवन देयर डिफाइंड रोल्स। कि हाँ, अगर आप टीम में खेल भी रहे हो तो भी कोई पक्का नहीं कि आपका रोल क्या है, वही समझ में नहीं आ रहा। कभी पहले बॉलिंग कर रहे हो, कभी बाद में कर रहे हो, कभी मिडिल फेज में कर रहे हो, बैटिंग कभी ऊपर करने आ रहे हो, कभी नीचे करने आ रहे हो, क्या चल रहा है। तो ये इतनी एक्सपेरिमेंटेशन, नो स्टेबिलिटी, दिस इज अ बिग रीजन वाई दे वंस अगेन फेल्ड इन दिस सीजन। कोई इसमें एग्जाम्पल, मतलब सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर मैं दूं आपको फॉरेन प्लेयर्स का, डेवॉल्ट ब्रेविस कभी खेल रहा, कभी नहीं खेल रहा, क्विंटजी कभी खेल रहा है, कभी नहीं खेल रहा, जब फिट हो गया तब भी नहीं खिला रहे हैं। भाई 2 ही फॉरेन प्लेयर से खेल रहे हैं तब भी। थोसारा को खिला लिया, कभी पहले खिला ही नहीं रहे थे। कंबोज को खिला लिया बाद में, लेकिन क्विंटजी को नहीं खिलाना। नबी को कभी खिला रहे हो, कभी नहीं खिला रहे हो। तो अगर आपके फॉरेन प्लेयर्स में ही वो 4 प्लेयर डिसाइड नहीं हो पा रहे तो इट जस्ट गोज ऑन टू शो, मतलब इंडियन कोर आपको फिक्स करना फिर भी मुश्किल है, बिकॉज 7 प्लेयर्स हैं। फॉरनर्स तो 4, इट्स रादर स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आप वो भी नहीं डिसीजन ले पा रहे सही से, जस्ट गोज ऑन टू शो कितनी इंस्टेबिलिटी है टीम के अंदर, कितना ज़्यादा ओवर एक्सपेरिमेंटेशन है। तो इट डिड नॉट वर्क आउट क्लियरली, एटलीस्ट फॉर मी। एंड इसके बाद जो लास्ट पॉइंट होने वाला है, द पैराडॉक्सिकल फास्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस ऑफ मुंबई इंडियंस। पैराडॉक्स यहाँ पे क्या है, एक हमारे बुमराह भाई जो कि अलग ही लेवल पे चल रहे हैं, मतलब 6 पॉइंट समथिंग की इकोनॉमी के साथ पर्पल कैप भी ले ही जाता अगर पूरे एंड तक खेले होते तो। ही हैड दिस IPL बाय द वे हैज बीन द वर्स्ट फॉर द बॉलर्स। आई थिंक वन ऑफ द लोएस्ट विकेट टैली रही है एंड मोस्ट एक्सपेंसिव इकोनॉमी तो है ही है। इस टूर्नामेंट में भी इफ देयर इज वन गाय जो कि विकेट्स तो ले ही रहे बट हिज इकोनॉमी इज अंडर 7। अंडर 7 की इकोनॉमी तो 2008 में भी बहुत अच्छी मानी जाती थी T20s में, उस लेवल की बॉलिंग है ये। इट हैज़ बीन बुमराह, ही हैज़ बीन अनरियल। वन ऑफ द बिगेस्ट पॉजिटिव्स फॉर मुंबई इंडियंस दिस सीजन हैज़ बीन बुमराह। एंड परहैप्स शायद 1-2 ही पॉजिटिव है, उसमें से एक बुमराह है, बाकी कुछ भी अच्छा नहीं गया। आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दैट, मुंबई ने इस सीजन से आने से पहले ऑक्शन में एक अच्छी चीज़ पता क्या करी थी, दे हैड मेड श्योर कि लास्ट सीजन जो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में कमी थी ना, तुरंत की तुरंत फिक्स कर देंगे उसको। बहुत अच्छा जॉब किया था मुंबई ने ऑक्शन में, हम सबको याद है, हम सब ने तारीफ करी थी। क्विंटजी ले आया, थुसारा ले आए, आई थिंक बेरेंडॉफ तो चलो इंजर्ड हो गया बेचारा, वरना वो भी था लाइनअप के अंदर। इतने सारे ऑप्शन थे, मधुशंका भी था, इतना अच्छे तरीके से फिक्स किया था उसको। अल्टीमेटली आते आते कोई भी चला ही नहीं भाई। कितनी पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है। लूक वुड भी था। I think they did their job perfectly in the auction, and still on the pitch they failed miserably when it comes to the fast bowling department. Of course, apart from Jasprit Bumrah. And this is one of those rare situations जहाँ पे आप ऑक्शन में अपना काम पूरा सही तरीके से कर रहे हो बट फील्ड पे पीछे रह गए। यूजुअली उल्टा होता है कि ऑक्शन में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, लेकिन वो प्लेयर्स आपकी लाज बचा लेते हैं फिर भी डिसेंट परफॉर्मेंस देके। तो दिस पॉइंट जस्ट सम्स अप हाउ यू कुड हैव planned perfectly for the season in the auction, which they did, and yet every single thing went bad. It was that one season for Mumbai जहाँ पे जो जो चीज़ें गलत हो सकती थी ना, सबकी सब गलत हुई हैं सिवाय बुमराह के। एंड सो इट इज़ नॉट अ सरप्राइज कि मुंबई 10th पे फिनिश कर रही है। अगर सब चीज़ें गलत जा रही ना टीम की, तो अच्छे से अच्छी टीम भी लास्ट पे फिनिश कर सकती है। बट इन सेइंग दैट इट इज़ अ वेकअप कॉल फॉर श्योर। सबसे बड़ा डिलेमा पता क्या है, आप अगले साल क्या कोर बनाने वाले हो टीम का। अ लॉट ऑफ इट वुड डिपेंड ऑन द रिटेंशंस, बट क्या आप रोहित शर्मा को रिटेन करने वाले हो? आई डोंट थिंक ऐसे रिटेन करने का सेंस है, ना उसके रुकने का सेंस है अगर ऐसे ही चलता रहा तो। बिकॉज एक हार्ड चीज़ बोलूँ, अगर रोहित शर्मा कप्तानी नहीं कर रहा ना, तो एज अ बैट्समैन वो सैडली उतना ऑफर कर भी नहीं रहा IPL में। बहुत हार्श चीज़ है फॉर अ लेजेंड, आई नो, बट ये सच है यार। ये क्या करूँ मैं खुद इतना बड़ा फैन हूँ, लेकिन मैं कैसे झूठ बोल दूँ? तो इज इट इवन वर्थ रिटेनिंग रोहित शर्मा इफ नॉट फॉर कैप्टनसी? आई डोंट नो। आई थिंक दैट ही शुड बी मूविंग टू अ डिफरेंट क्लब। क्या बुमराह रहना चाहेगा? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर इनमें से भी कोई एक जाता है तो आप अपना नया कोर किसके अराउंड बिल्ड करने वाले हो? तिलक वर्मा वधेरा के साथ एक एकदम ही नया यंग कोर?
तो आप पूरा रीबिल्डिंग ट्रांजिशन फेज पे जा रहे हो फिर अगले 2-3 साल के लिए। बहुत कुछ है सोचने के लिए। आई थिंक मुंबई को एक कंप्लीट ओवरहॉल चाहिए होगा शायद। क्या आपको हार्दिक पांड्या को रिटेन करना भी चाहिए? ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चंस आई वुड लव टू नो योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज आई थिंक जस्ट लाइक चेन्नई, इन दोनों टीम्स का वो वक्त आ गया कि वो नेक्स्ट फेज पे जाने का, नेक्स्ट ट्रांजिशन पे जाने का। एंड 1-2 साल शायद पेशेंट रहना पड़ेगा लोगों को, अनलेस दे हैव अ स्टेलर ऑक्शन। बट वो जो डोमिनेशन वाला जो टाइम था वो पिछले 3-4 सालों से नहीं है, एंड इट हैज़ बीन क्वाइट सम टाइम नाउ। थोड़ा टाइम अब हो गया, अब वो चिंता करने वाली बात आ गई है। लेट्स होप कि ऑक्शन में मुंबई इंडियंस अच्छा करे एंड नेक्स्ट सीजन एक फॉर्मिडेबल टीम बनाए, बिकॉज ये टीम ऑन पेपर तो बेस्ट थी बट परफॉर्मेंस में तो बहुत ही दूर रह गई। ऑन दैट नोट आई थिंक अब मैं मूव ऑन करना चाहता हूँ फुटबॉल पे, एंड दिस सेगमेंट इज गोइंग टू बी द मोस्ट चिल सेगमेंट ऑफ दिस पॉडकास्ट, क्योंकि मैं यूजुअली बहुत ज़्यादा नोट्स प्रिपेयर करता हूँ हर सेगमेंट के लिए, विच इज़ वाई कीप रेफरिंग टू माई फोन एज वेल। बट इस सेगमेंट के लिए मैंने कोई भी नोट्स प्रिपेयर नहीं करे ऑनेस्टली। मैं सिर्फ एक फ़ोटो ले रखी है टेबल की, उसको मैं दिखाऊंगा, खुद अपने रेफरेंस के लिए लूँगा। एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू रिएक्ट इन अ वेरी रॉ मैनर टू एवरी टीम दैट परहैप्स मैटर्स टू मी एटलीस्ट, कि इनका सीज़न कैसा गया, क्या मेरे थॉट्स हैं। बहुत छोटा सेगमेंट रखेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एंड एक कैजुअल चिल कॉन्वर्जेशन होगी, तो आप भी आराम से सुनो उसको। ज़्यादा टैक्टिकली में कुछ नहीं जाने वाला है इसमें, बहुत टेक्निकल बातें नहीं करूँगा, फन रिएक्शन होगा, ठीक है। प्रीमियर लीग पहली बात तो ख़त्म हुआ है इस साल। हैज़ इट बिकम द फार्मर्स लीग? मैन सिटी, स्टार्टिंग विद मैन सिटी ऑफ कोर्स बिकॉज दे हैव वन द टूर्नामेंट। 4 लगातार प्रीमियर लीग टाइटल्स, पिछले 7 में से 6 प्रीमियर लीग टाइटल्स। आई थिंक लोग 4 लगातार लीग टाइटल्स बोलते हैं क्योंकि आज तक कभी हुआ नहीं है हिस्ट्री में प्रीमियर लीग के, बट उससे ज़्यादा एब्सर्ड सुनने में ये लगता है कि पिछले 7 में से 6 बार आप जीते हो एक टीम। देखो, इन एब्सोल्यूट टर्म्स इट इज़ अ फार्मर्स लीग। अगर ऐसे देखा जाए तो इफ वन टीम इज विनिंग इट इज अ फार्मर्स लीग। हाउएवर, व्हाई डू आई से दैट? शायद डेफिनेशन के हिसाब से फार्मर्स लीग हो, बट एक्चुअली फार्मर्स लीग नहीं है, क्योंकि लिटरली ऑलमोस्ट हर एक टाइटल रेस बहुत क्लोज गई है। ऐसा नहीं है कि पीएसजी की तरह की एक टीम आराम से जीत रही है, या बायर्न म्यूनिख की तरह, जो कि अब वो भी टूट गया बाय द वे। सो जस्ट बिकॉज ऑफ हाउ क्लोज द टाइटल रेस गेट्स, even in this season, last day पे decide हुआ है। For that reason, I would still refrain from using the Farmers League tag for Premier League, in saying that if Man City keeps winning for another couple of years, I think we'll be left with no choice but to call it the Farmers League, the new Farmers League. Because ठीक है, close जा रही है सारी टाइटल रेस, बट एट वॉट पॉइंट डू यू पुट योर फुट डाउन एंड से कि भाई एक ही टीम कैसे जीत रही है, बाकी टीम इंप्रूव ही नहीं कर रही क्या? सो ऑन दैट एस्पेक्ट आई थिंक कि ये जा तो रहा है उस डायरेक्शन में, इसको डिनाई नहीं कर सकते, एंड काइंड ऑफ थोड़ा बोरिंग भी हो सकता है लोगों के लिए अगर उनको पहले से पता है कि भाई जीतना ही इसको है। क्योंकि इवन इन ला लीगा एटलीस्ट बारसा एंड रियल का चलता तो रहता ऑल्टरनेट, बीच में कभी कभी एटलेटिको भी आ जाती है। अब यहाँ पे 5-6 साल से भाई वही चल रहा है सिर्फ यार, सिटी ही चल रहा है सिर्फ। No matter how close it is, at the end of the day, if you know that this team is winning, the fun dies out. So I think a couple of more years, if this keeps happening, I think Farmers League वाला टाइटल जाने वाला है प्रीमियर लीग को। एंड इफ प्रीमियर लीग के फैंस में थोड़ी एरोगेंस ज़्यादा होती है, वो झटका लगेगा उनको वो चीज़ का। बट टू स्पीक ऑफ मैन सिटी, यार देखो, एज आई सेड, द फैक्ट दैट हम प्रीमियर लीग को एज अ फार्मर्स लीग कंसिडर कर रहे हैं, such a big compliment to Man City. I think people disrespect them a lot by using 115 वाला जो 115 वाला जो चार्ज है। देखो, अगर वो सच है तो राइटफुली टाइटल्स स्ट्रिप कर देने चाहिए, लेगेसी टेंट हो जानी चाहिए, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में कोई प्रेज नहीं मिलनी चाहिए, बट इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, सिंपल लॉ है। I think it is a big disservice to Pep Guardiola, who I genuinely believe he is the greatest manager of all time. इसके ऊपर हमने एक बहुत डिटेल्ड पॉडकास्ट बनाया था, 100 से ऊपर मिनट का, 1 घंटा 40 मिनट 45 मिनट का कोई पॉडकास्ट था हमारा, तो उसको आई ट्राई टू लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ऊपर कार्ड्स में भी। उसमें हमने सारे मैनेजर्स जो टॉप के कंसिडर करें, 10-15, बॉब पेजली के टाइम से, सारे फर्गसन की बात करिए, मोरिनो की बात करिए, and we logically proved how Guardiola is
द ग्रेटेस्ट मैनेजर ऑफ ऑल टाइम, एंड दिस जस्ट गोज ऑन टू रीअफर्म दैट. सो मेरे हिसाब से तो ही इज द ग्रेटेस्ट मैनेजर ऑफ ऑल टाइम फॉर श्योर. इन सेइंग दैट, डेफिनेटली वो 115 वाला का प्रूव होता है, it will be a big taint to his legacy and perhaps reverse that decision forever. Until then, you cannot help but appreciate Guardiola's legacy. ये मजाक नहीं है कि एक टीम बार बार कैसे डोमिनेट कर रही है प्रीमियर लीग को इतना ज़्यादा, एंड द वे इन विच दे डोमिनेट, दे प्ले सो ब्यूटिफुली. अब तो यूसीएल भी जीत गए इस साल भी. यू वंडर ना हो कि अगर वो मैन यूनाइटेड को फाइनल में हरा दिया, अगर यार पॉसिबली ट्रेबल जीत सकते थे इस साल भी, इफ नॉट फॉर मैड्रिड, जो कि भाई हार भी तो मैड्रिड से ही सकते हो, मैड्रिड भी अलग ही बीस्ट है. सो इट वॉज वंस अगेन अ वेरी सक्सेसफुल सीजन फॉर मैन सिटी डिस्पाइट नॉट बीइंग दैट गुड दिस सीजन. द बिगेस्ट कैच, ये टाइटल रेस लास्ट दिन तक पता क्यों गई है? क्योंकि आर्सेनल ने बहुत इंप्रूव करा अपने आप को, एंड सिटी ने अपने आप को थोड़ा डिग्रेड करा है. हालैंड का वो सीजन नहीं गया, इंजरीज थी, उतना फ्लूइड नहीं लग रहे थे इस साल, वो 3 एट द बैक वाला सिस्टम हिट नहीं कर रहा था उतने अच्छे तरीके से, काउंटर्स पे काफ़ी गोल पड़ रहे थे. उसके बावजूद अगर आप फर्स्ट आ रहे हो, आई थिंक इट इज़ प्रेज वर्दी. आई थिंक इट डिजर्व्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट. आई थिंक इट वुड बी अ डिससर्विस टू पेप गार्डियोला एंड मैन सिटी if we don't acknowledge what they have done just because we think an allegation is true. समझ रहे हो बात को? वंस अगेन, अगर सच प्रूव होता है तो अलग बात है, बट अभी के लिए हमें आई थिंक सीखना चाहिए ना, अप्रिशिएट करना चाहिए. देखो, उनको गाली देके कुछ नहीं होने वाला, इससे अच्छा उनसे सीख लो क्या वो सही कर रहे हैं. ही हैज़ क्रिएटेड अ होल इंस्टीट्यूशन एट मैन सिटी फॉर श्योर. परहैप्स ही वुड रिटायर एज अ ग्रेटर लेजेंड फॉर सिटी एज कंपेयर टू बार्सिलोना एज वेल. अकेडमी के प्लेयर्स इतने अच्छे आ रहे हैं, टीम कल्चर इतना अच्छा है, प्रोफेशनलिज्म इतना ज़्यादा है, सक्सेस है साथ में. आई थिंक दिस इज एज गुड एज इट गेट्स. एंड सो कमिंग टू आर्सेनल नाउ, आर्सेनल वंस अगेन कमिंग वेरी क्लोज टू विनिंग द टाइटल लाइक लास्ट सीजन, इनफैक्ट और ज़्यादा क्लोज था. मैंने कहीं पढ़ा था कि इस सीजन आर्सेनल की मोस्ट विन्स एवर इन अ प्रीमियर लीग सीजन थी. जो इनविंसिबल्स वाला भी जो सीजन था ना, उसमें 28 विन्स नहीं थी शायद. तो दे हैव काइंड ऑफ आउटडन देमसेल्व्स अक्रॉस देयर होल हिस्ट्री. इससे बेटर आर्सेनल ने कभी इतने मैचेस कभी जीते ही नहीं प्रीमियर लीग की हिस्ट्री में किसी एक सीजन में. तो कैन यू इमेजिन कि दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट सीजन्स फॉर आर्सेनल. आई थिंक पॉइंट वाइज भी शायद एक दो पॉइंट ही पीछे हैं इनविंसिबल वाले एरा से. इट वाज वन ऑफ द बेस्ट सीजन्स एवर. क्लब की हिस्ट्री का बेस्ट सीजन था ये, एंड उसमें भी सिटी से पीछे रह गए. तो इसमें सिटी के बारे में क्या पता चलता है हमें, इसमें गार्डियोला के बारे में क्या पता चलता है कि ही इज़ जस्ट टू गुड. एंड इफ आई हैव टू सम अप गार्डियोला एंड सिटी इन दिस सीजन इन वन वर्ड, इट इज़ एफिशिएंसी. दे नो हाउ टू विन गेम्स एंड हाउ टू विन द टूर्नामेंट. सिंपल एज दैट. जो मैं मैड्रिड के लिए कहता हूँ ना कि दे नो हाउ टू हैक देयर वे इनटू यूसीएल फाइनल्स एंड परहैप्स इवन विन देम कंसिस्टेंटली. Guardiola knows how to win the Premier League. 2024 जब शुरू हुआ था, उसके बाद से आर्सेनल सिर्फ एक गेम हारी है प्रीमियर लीग में, सिर्फ एक गेम. पर सिटी एक भी गेम नहीं हारी. इतना फाइन डिफरेंस है. तो मैं क्या ही तो ब्लेम करूं आर्सेनल को. एंड सो एन आर्ग्यूमेंट अराइजेस कि आर्सेनल की परहैप्स इतनी गलती है ही नहीं, वो तो अपनी तरफ से इंप्रूव कर रही है ना. इट्स जस्ट दैट दे हैपन टू बी इन द एरा ऑफ पेप गार्डियोला एंड मैन सिटी, जहाँ पे वो अनबीटेबल्स हैं. विच इज़ वाई हम कितना भी इंप्रूव कर जाएं, हमारे वो सारी रिकग्निशन कभी मिलेगी नहीं. हिस्ट्री पलट के जब देखेगी हमें, तो कभी वो रिकग्निशन हमें मिलेगी नहीं, बिकॉज हम ट्रॉफी नहीं जीते. नोबडी वुड सी कि हमने 89 पॉइंट्स 90 पॉइंट्स जो भी हैं कमाए हैं. बहुत बड़ी बात है वो भी. एंड ये बात सच है कि आर्सेनल का जितना उन्हें क्रेडिट मिलना चाहिए, जितना रिकग्निशन मिलना चाहिए, शायद उतनी नहीं मिल रही, बिकॉज they are just against Guardiola, who is just too good. But the other side of the coin is, you cannot use this as an excuse to not win trophies. प्रीमियर लीग चलो मान गए नहीं जीते, बाकी ट्रॉफीज कहाँ हैं? कितनी ट्रॉफीज आ गई अभी तक? यूसीएल में क्या हो गया था? यू वर द फेवरेट सेकंड अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख, विच आई डोंट नो हाउ लोग कह रहे थे. क्या हो गया? पोर्टो के अगेंस्ट क्या हो गया था? जस्ट जीते हो. तो आई थिंक आर्टेटा को सिर्फ ये एक्सक्यूज देके फ्री पास दे देना
कि गॉर्डियोला के एरा में इसलिए प्रीमियर लीग नहीं जीत रहा, वेयर आर दी अदर टाइटल्स? क्या करा आपने इतने पैसे खर्च करके? कितने टाइटल हैं? ये हार्ड क्वेश्चन, रूट क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे। इन सेइंग दैट, क्या इसका मतलब ये है कि आर्टेटा को हटा दो, सैक कर दो? नहीं। अब इतना इन्वेस्ट करा इस प्रोजेक्ट में, देन गो ऑल आउट, गो ऑल इन, पूरा सपोर्ट करो एंड तक एंड ट्रस्ट करो प्रोजेक्ट में। बट ये नहीं कि एकदम ही सवाल ही नहीं पूछ रहे, बिकॉज ये जेन्युइन क्वेश्चन है। अगर आप इतनी अच्छी टीम हो, अगर सिटी ने आपको दोनों लेग्स में, दोनों मैचेस में इस साल हराया ही नहीं है, बाय द वे सिटी ने अपेरेंटली लिवरपूल, चेल्सी, आर्सेनल इन सबको हराया ही नहीं है इस सीजन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसके बाद भी लीग जीते हैं। जस्ट गोज ऑन टू शो हाउ स्मार्ट दे आर, दे नो हाउ टू गेट दोज ईजी पॉइंट्स। तो अगर आर्सेनल इतनी अच्छी है कि सिटी भी नहीं हरा पा रही उनको, तो भाई कुछ तो ट्रॉफी लायक लेने लायक होगी ना टीम, क्यों नहीं ले पा रही? तो कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है ही। डोमेस्टिक टाइटल जीत जाते अगर यूसीएल बहुत बड़ी चीज़ है तो। सो आई थिंक देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। ये तो कहना बहुत ही बेवकूफ़ होगा कि भाई परफेक्ट खेले वो लोग, बस गॉर्डियोला वर जस्ट बेटर देन परफेक्ट ऑल्सो। तो आर्सेनल को फ्री पास नहीं मिलना चाहिए इस चीज़ का। देन लिवरपूल, अब लिवरपूल के लिए मैं क्या ही कहूँ। जब क्लॉप ने वो चीज़ अनाउंस करी थी दैट ही इज़ लीविंग, सबको लगा था इंक्लूडिंग मी कि अब तो ये लोग और दम से खेलेंगे, और एकदम ही उल्टा हो गया भाई, पता नहीं क्या हुआ। आई फेल टू अंडरस्टैंड कि क्या लॉजिक था इसके पीछे एंड क्या मेंटालिटी रही होगी, क्या बिहाइंड द सीन्स हुआ होगा, वो तो हम में से किसी को भी नहीं पता होगा। द गुड पार्ट अबाउट परहैप्स दिस सीजन इज कि nobody would remember this season as a failure. They would remember this as the last season of Klopp at Liverpool. So history will be kind to this season for Liverpool for sure. Fans will be kind to Liverpool for this season for sure. Thanks to Klopp. क्या इसका मतलब ये बनता है कि उन्हें बेटर नहीं करना चाहिए था? एक टाइम पे वो टाइटल जीतने वाले पोजीशन पे थे, तो डेफिनेटली इन लोगों ने थोड़ा बहुत बॉटल तो करा ही है। बट वही है, कोई क्रिटिसाइज करेगा नहीं, बिकॉज एनीवे क्लॉप छोड़ के जाने वाला था। क्रिटिसाइज करने का पॉइंट क्या है? वर्स्ट पॉइंट क्या होता है क्रिटिसाइज करने का? किसको निकालो, दैट्स द वर्स्ट सिनेरियो। तो वो ऑलरेडी जा ही रहा है, तो क्या करोगे क्रिटिसाइज करके? आई थिंक उसी के चक्कर में मीडिया, फैंस, न्यूट्रल्स अलाइक, दे आर नॉट क्रिटिसाइजिंग लिवरपूल दैट मच, बिकॉज द वर्स्ट आउटकम ऑफ क्रिटिसिज्म इज अ गाय लीविंग विच इज एनी वे हैपनिंग, सो इट वोंट मैटर। तो हाँ भाई, लिवरपूल, द वन थिंग आई वुड से अबाउट लिवरपूल इज कि आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू सी हाउ दे गो फ्रॉम हेयर, बिकॉज जब क्लॉप आया था तब भी कोई बहुत अच्छी सिचुएशन में थे नहीं, वहाँ से उसने टॉप क्लब बनाया लिवरपूल को। अब दोबारा काइंड ऑफ, मतलब क्या वो कंसिस्टेंटली टॉप 4 में रहेंगे, प्रोवाइडेड कि भाई प्लेयर्स रुके भी, क्या पता इनमें से कोई प्लेयर्स छोड़ भी दें, ये सोचने वाली बात होगी। आई थिंक द कमिंग ईयर्स मे नॉट बी एज सिंपल और एज फ्रूटफुल फॉर लिवरपूल as the Jurgen Klopp era has been. तो वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी। 4th पे हमारे कौन आते हैं? 4th पे हमारे आते हैं एस्टन विला। आई एम हैप्पी फॉर एमी मार्टिनेज भाई, एज एन अर्जेंटीना फैन मैं तो बड़ा खुश हूँ। वोंट से दैट मच, एंड नॉट इवन गोइंग टू से आई फॉलोड देम डीपली। सो वेरी ऑनेस्टली जस्ट हैप्पी फॉर एमी मार्टिनेज, लव द शिटहाउजरी। एंड एक दो मैचेस मैंने बहुत ज़्यादा क्लोजली देखे थे एस्टन विला के, स्पेशली अगेंस्ट सिटी, बहुत मज़ा आया था मुझे देखकर। सो लाइक द टीम, लाइक द वाइब, लाइक द कीपर देयर, हैप्पी फॉर देम। इट्स ऑलवेज नाइस टू सी अ क्लब आउटसाइड द टॉप 6, द बिग 6 फिनिशिंग इन द टॉप 4। तो मैं तो उसी सिचुएशन से कहूँगा कि वेरी हैप्पी दैट एस्टन विला हैज़ फिनिश्ड ओवर द लाइक्स ऑफ चेल्सी, टॉटनहम, मैन यूनाइटेड। बहुत मज़ा आया देखकर। बट 5th पोजीशन पे आती है टॉटनहम। क्या ही बोलूँ यार, मतलब आई बीन सरप्राइज्ड वंस अगेन, दे वर लुकिंग सो गुड। सॉन इतने अच्छे फॉर्म में था, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ये भी टॉपर्स थे टेबल के, कई लोगों को याद भी नहीं होगा। एंड नाउ दे हैव एंडेड अप एट 5th पोजीशन, मतलब यूसीएल भी नहीं होगा। टिपिकल टॉटनहम है, कोई बड़ी बात लग रही है किसी को? सरप्राइज लग रहा है? आई थिंक दिस इज अनदर बॉटल जॉब। दे शुड हैव फिनिश्ड इन द टॉप 4 आइडियली, स्पेशली हाउ दिस स्टार्टेड द सीजन। बट दिस इज व्हाट वी हैव कम टू एक्सपेक्ट फ्रॉम टॉटनहम, एंड एट लीस्ट दे शुड बी हैप्पी दैट दे आर इन यूरोप मोस्टली। सो एक वो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, बट एट वॉट पॉइंट ऑफ टाइम विल यू रेज योर स्टैंडर्ड्स, मुझे तो वो लगता है। तो इफ समबडी इज अ जेन्युइन टॉटनहम फैन, आई वुड लव टू स्पीक टू हिम एंड गेट टू नो कि क्या एक्सपेक्टेशंस आपकी रहेंगी गोइंग फॉरवर्ड। बिकॉज कब तक ही तो आप ये यू विल मेक पीस विद द फैक्ट कि चलो हाँ 5th आ गए, ये हो गया वो हो गया। भाई हर साल तो बॉटल कर रहे होते हो। 6th पे आती है चेल्सी, विच भाई मतलब क्या हुआ इनके साथ अभी?
अभी पॉडकास्ट शूट करने से पहले कुछ घंटे पहले पता चला पोचेटिनो सैक भी हो गया है। देखो ये चेल्सी जो टीम थी, आई थिंक आखिरी के 5 मैचेस लगातार जीती है, जिसकी वजह से ये लोग 6 पे फिनिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये लोग यूरोप में होंगे अगले साल। अब वो कॉन्फ्रेंस में होंगे या फिर यूरोपा में होंगे, वो यूनाइटेड के रिजल्ट पे डिपेंड करता है अगेंस्ट सिटी इन द फाइनल। रिगार्डलेस दे विल बी इन द यूरोप, दे विल बी इन द यूरोपा, दे विल बी इन यूरोप, एंड दैट इज इन itself a big achievement given how bad they were just a few weeks back. So I think वहाँ पे तो पोचेटिनो को क्रेडिट देना चाहिए था फॉर श्योर, एंड क्योंकि इतने अच्छे नोट पे एंड करा है, आई थिंक इट वुड हैव मेड सेंस टू कंटिन्यू विद हिम। इट काइंड ऑफ कम्स टू मी एज अ सरप्राइज कि उसको क्यों निकाला गया। अपेरेंटली उसने कुछ वही हायर पावर से अगेंस्ट कुछ बोला है, जिसके चलते हुए उसको निकाल दिया गया। आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन, कितना सच है ये भी कोई रिपोर्ट से कंफर्म तो करा नहीं है ये। सो आई डोंट वांट टू गेट दैट मच इनटू इट, बट गोज ऑन टू शो क्या क्लाउन मैनेजमेंट है भाई। एंड इन प्रिंसिपल क्या पोचेटिनो इज द राइट गाय टू लीड देम टू the success that they have seen in the past decade? I think no. I don't think he's the answer. Just like I say for Barcelona, I don't think Xavi is the ultimate answer. He's a stepping stone towards it, but not the ultimate destination there. I think similarly of Pochettino at Chelsea as well. मुझे लगता है वो फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, could be a stepping stone towards it. एंड आई एम श्योर चेल्सी फैंस भी अगर 2-3 हफ्ते पहले न्यूज़ आई होती बड़े खुश होते कि सैक करो सैक करो। अब सब गुस्सा है क्योंकि अब वो अच्छा करने लग गया था। तो क्या अगर उसको सैक करा जा रहा है क्या ये एकदम ही गलत है? आई थिंक शायद नहीं भी, बिकॉज क्या गारंटी कि ये 5 मैच जो जीतो एक जीतते रहोगे और अगले सीजन कैरी ओवर होगा। बिकॉज हमने इस सीजन में देखा था कितनी हॉट एंड कोल्ड चेल्सी रही है फेजेस में। कभी सिटी से हारती ही नहीं है, कभी ऐसे हार रहे होते हैं कि पूछो मत। तो कोई गारंटी है नहीं कि वो ट्रैजेक्टरी जो है पॉजिटिवली कंटिन्यू होगी या फिर दोबारा अपने लाइन पे आ जाएंगे। एंड सो इन दैट एस्पेक्ट आई डोंट थिंक इट इज़ अ बैड डिसीजन एज सच। बट हाँ, गिवन द रीसेंट कॉन्टेक्स्ट प्लस जिस ट्रैजेक्टरी पे अभी टीम जाती हुई लग रही थी, अभी थियागो सिल्वा भी छोड़ के जा रहा है, इतने सारे मेजर चेंजेस एक साथ करना साउंड्स अ बिट अनप्रोफेशनल टू मी. So did not really make sense, but I get why somebody would want to sack Pochettino. And lastly that I want to speak of is Man United. Our lovely Man United that finished at number 8 behind Newcastle. भाई मुझे ट्रोल करने में बहुत मज़ा आता है यूनाइटेड को, एंड ये तो सभी जानते हैं. बट ऑन अ मोर सीरियस नोट यार, क्या करेगी ये क्लब? देखो, टेन हैग का सैक होना ना होना एक ऐसा डिस्कशन है जो कि मुझे लगता है जिसके पॉजिटिव्स भी हैं और नेगेटिव्स भी बहुत हैं. पॉइंट इज आपके प्लेयर्स में खोट है भाई बहुत ज़्यादा, आपके कल्चर में खोट है बहुत ज़्यादा, और वो जो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, वो पता नहीं कहाँ से आ रहा है. रियलिटी ने 2 चांटे कस के देनी चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है, जो कि काइंड ऑफ दे भी रही है. मतलब 8th पोजीशन पे होना क्या ह्यूमिलिएशन वाली बात है भाई यूनाइटेड जैसे क्लब के लिए. आई डोंट केयर हाउ बैड द प्लेयर्स आर, हाउ बैड द सिचुएशन इज. इफ यू आर ड्रॉपिंग टू नंबर 8 एंड यू कॉल योर सेल्फ अ पेडिग्री क्लब, you should not be accepting these standards. This should not be acceptable. Going forward, do I see things improving? I'm not even sure. कैसीमेरो वगैरह भी अपैरेंटली जाने वाले हैं, शायद वरान तो जा ही रहा है. जो प्लेयर्स रहते हैं रैशफोर्ड जैसे, वो निकलते नहीं है. कैसे सुधारोगे इस सिचुएशन को? कौन सा टॉप टियर मैनेजर आके मतलब आना चाहेगा फर्स्टली एंड आके सुधार देगा? टेन हैग एट आयैक्स यू लुक टू बी सच अ मेनेस. उस टाइम पे हम सोच रहे थे बारसा भी आएगा शायद. उसने एक बार एक स्टेटमेंट कही थी, गिव मी मेसी एंड आई विल शो यू हाउ टू विन द चैंपियंस लीग. 18-19 की बात है. वहां से यहाँ तक आना जहाँ पे ही लुक्स लाइक अ क्लाउन, और परहैप्स द मीडिया हैज मेड हिम लुक लाइक अ क्लाउन. बट हिज टैक्टिक्स, his man management, add to it the shitty players, their shitty attitude, add to it the shitty culture of the club, the unprofessionalism. It all just screams
of a team that should be finishing, close to that halfway mark, 10th position के आसपास. And वही एक्चुअली में यूनाइटेड का हुआ एंड दे डिजर्व इट. आइडियली दे शुड बी एमिंग फॉर टॉप 4. मतलब आइडियली तो वैसे एकदम बोला जाए तो टाइटल के लिए मतलब करना चाहिए, कंटेंशन में रहने चाहिए अगर इतने बड़े क्लब हैं तो, विच दे आर. बट एटलीस्ट टॉप 4 की कंटेंशन में. अच्छा टॉप 6 भी नहीं. मतलब एस्टन विला, न्यूकासल, ये लोग भी ऊपर फिनिश कर रहे हैं यार, तो कुछ तो शर्म होनी चाहिए. दिस इज अ वेकअप कॉल फॉर यूनाइटेड एंड ऑल द फैंस, एंड आई एम श्योर कि यूनाइटेड के फैंस खुद भी एक्सेप्ट करते हैं इस बात को. द सिचुएशन इज नॉट गुड. हाउ डू दे इम्प्रूव दिस? वील पॉसिबली टॉक मोर अबाउट दिस इन द अपकमिंग पॉडकास्ट. जब सीजन खत्म हो ही गया, एक बार वो मैच हो जाए सिटी से, यूसीएल फाइनल हो जाए, व्हेन यू ऑफिशियली एंटर द ट्रांसफर मार्केट, वील कीप डिस्कसिंग ऑल द टीम्स. एंड फॉर नाउ आई थिंक यूनाइटेड इज अ ग्रेट entertainment piece for me. Enjoy trolling them, but of course you don't want to see a team struggle so bad, especially a club that big. So let's see क्या होता है भाई. The best summary for United this season is that Antony's expression and the way people were memeing him. जो वैसे एक आईब्रो ऊपर करके जो ऐसा लगता है ना कि blood thinks that he will change the game, उसको जो लोगों ने मीम जो बनाया उसके ऊपर, आई थिंक दैट इज़ अ परफेक्ट समरी ऑफ यूनाइटेड दिस सीजन. कि बातें बड़ी बड़ी थी, एरा हैज़ कम टू एन एंड, सब बोल दिया था, और रियलिटी क्या निकली, एग्जैक्टली वही था. परफेक्ट समरी. ऑन दैट नोट आई एम गोइंग टू एंड टुडेज पॉडकास्ट. होप यू ऑल लाइक्ड इट. अगर पसंद आया हो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो. ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल. हमारे 2 और चैनल्स भी हैं. सेकेंड चैनल है ब्रो स्पोर्ट्स क्लिप्स के नाम से. वहाँ पे हम लोग इसी पॉडकास्ट की छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं ताकि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जल्दी जल्दी मिल जाए. एंड ब्रो स्पोर्ट्स लाइव के नाम से हमारा तीसरा चैनल है जहाँ पे हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं. तो क्रिकेट, फुटबॉल दोनों की लाइव स्ट्रीमिंग होती रहती है. दोनों चैनल से सब्सक्राइब कर दीजिए. बिकम अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी. एंड द नेक्स्ट पॉडकास्ट दैट यू शुड वॉच डेफिनेटली फ्रॉम दिस चैनल, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा. इसको भी देखिए और कमेंट करके बताइए आपको पॉडकास्ट कैसा लगा.